चैप्टर 901 टू 910। कौन ऊपर आकर मुझे कुछ संकेत देने को तैयार है? उस आदमी ने अपने हाथों को थपथपाते हुए कहा। कोई अनावश्यक बकवास नहीं थी। सभी योद्धाओं का समय कीमती था। वे खेती पर एक एक मिनट और दूसरा खर्च करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, खासकर ये युवा विशेषज्ञ जो कम उम्र में उत्कृष्ट क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। उन्हें उनमें से सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। उनमें से बहुतों को भविष्य में पारलौकिक क्षेत्र से परे क्षेत्र तक पहुंचने की आशा थी। मैं, कियान यंगहाओ, तुमसे लड़ूंगा। इस समय एक आकृति उड़ गई। यह कोई और युवक था। मैं शीपिंग हूं। पिछले आदमी ने अपने हाथों को सहलाया। दोनों दूर से एक दूसरे के आमने सामने थे। उनकी आंखें ठंडी और तेज थीं। उनके शरीर पर आभा फैलने लगी। हालांकि वे शीर्ष 100 सूची के विशेषज्ञ नहीं थे, वे प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ भी थे। दोनों में से किसी ने भी पहल करने की पहल नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे की कमियां ढूंढ रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि दूसरे पक्ष द्वारा खोजा जाए। इस समय कियान यंगहाओ मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पहले एक चाल चलता था। उनका हथियार कृपाण था। लंबे कृपाण ने शीपिंग के पीछे हटने के स्थान को कवर करते हुए ऊपर और नीचे उड़ते हुए आकाश में दर्जनों कृपाण छायाओं को तुरंत गिरा दिया। यह कृपाण आभा से बने एक बड़े आवरण की तरह था जिसने शीपिंग को एक पल में ढक दिया। ये जिवेन ने सिर हिलाया। आखिरकार वे युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ थे जो सभा में भाग ले सकते थे। उनमें से कोई भी वू चेन्हाई से बुरा नहीं था। वे सब बहुत बलवान थे। आकाश में कृपाण छाया का सामना करते हुए शीपिंग भी बहुत शांत थे। उसकी लंबी तलवार हवा में टूट गई। आकाश में कृपाण आभा के विपरीत शीपिंग ने विशाल आकाश के माध्यम से तोड़ने के लिए केवल कृपाण प्रकाश का उपयोग किया। कृपाण प्रकाश में छेद किया। यह आकाश में कृपाण प्रकाश के माध्यम से तुरंत टूट गया। उन्होंने तकनीक में अच्छी महारत हासिल की। हालांकि कियान यंगहाओ एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। जिस क्षण कृपाण की बत्ती टूटी, उसने फिर से तेजी से वार किया। उन दोनों की ताकत लगभग बराबर थी। देखने से तो ऐसा ही लग रहा था। यदि कोई अंतर होता तो यह होता कि कियान यंगहाओ हमेशा पहल करने वाला होता। अधिकांश हमले कियान यंगहाओ द्वारा शुरू किए गए थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने भी पहल की थी। भाई, ये आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? उसके बगल में बाई हनमो से पूछा। शीपिंग, ये जिवेन ने धीरे से कहा। क्यों? बाई हनमो ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष अब एक गतिरोध में हैं, लेकिन कियान यंगहाओ हमेशा ही पहल करने वाले थे। जीतने की दर के संदर्भ में कियान यंगहाओ की जीत दर अधिक होनी चाहिए। कियान यंगहाओ एक कृपाण का उपयोग करता है और कृपाण सभी हथियारों का आधिपत्य है। यह अदम्य इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन यह लंबी लड़ाई में भी अच्छा नहीं है। इसलिए उसके लिए टिकना मुश्किल है। जैसा कि कहा जाता है, ऊर्जा का पहला ड्रम, दूसरा कमजोर है और तीसरा समाप्त हो गया है। इसलिए कियान यंगहाओ के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। ये जिवेन ने खुद हमेशा एक ब्लेड का इस्तेमाल किया था, इसलिए ब्लेड तकनीकों की उनकी समझ बहुत गहरे स्तर तक पहुंच गई थी। इसके अलावा रहस्यमय स्थान की कटौती के कारण ब्लेड तकनीक में उनकी उपलब्धियां आम लोगों के लिए समझ से बाहर थीं। लेकिन अगर कियान यंगहाओ शीपिंग को अपनी गति कमजोर होने से पहले हरा सकता है, तो क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा? बाई हनमो से पूछा। इस संबंध में वह एक शिवेन से बहुत हीन था। उसका विकास का अनुभव एक शिवेन की तुलना में बहुत आसान था। बहुत सी चीजें एक शिवेन की तुलना में बहुत कम विस्तृत थीं। यदि यह एक साधारण प्रतिद्वंद्वी है तो कियान यंगहाओ के पास जीतने का अच्छा मौका है, भले ही वह उसी दायरे में हो। दुर्भाग्य से शीपिंग बहुत स्थिर है और आंख बंद करके नहीं चला। वह मूल रूप से रक्षात्मक स्थिति में है। जब तक वह गड़बड़ नहीं करता है, वह मूल रूप से कियान यंगहाओ की गति कमजोर होने तक पकड़ सकता है। उस समय निर्णायक अवसर आएगा। ये जिवेन ने कहा। यह ठीक इसलिए था क्योंकि दोनों की ताकत समान थी। कियान यंगहाओ का युद्ध के मैदान में केवल थोड़ा सा ऊपरी हाथ था। शीपिंग को पूरी तरह से दबाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए ये शिवेन ने ऐसा निर्णय लिया। PFFT, यह हास्यास्पद है। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? यहाँ इतने सारे विशेषज्ञ हैं, लेकिन वे परिणाम कहने की हिम्मत नहीं करते। आप यह कहने का साहस करते हैं कि कियान यंगहाओ हार जाएगा। विपरीत पक्ष से एक उपहास आया। यद्यपि उनके बीच की दूरी सैकड़ों मीटर थी, उनकी खेती वाले लोगों के लिए, जब तक कि वे जानबूझकर अपनी आवाज को नियंत्रित नहीं करते, यह आमने सामने बात करने से अलग नहीं था। सभी ने इसे देखा। यह स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल के बगल में एक चीनी परिधान में आदमी था। इस समय वह ये जिवेन को कुछ तिरस्कारपूर्ण नजर से देख रहा था, जैसे कि वह कोई मजाक देख रहा हो। याओ कियान की आवाज संचरण की व्याख्या से ये जिवेन को यह भी पता चला कि इस व्यक्ति को चाई जियानबेन कहा जाता था। वह कोई बाहरी विशेषज्ञ नहीं था, बल्कि सनी बैम्बू द्वीप पर एक और बड़ी ताकत का वंशज था। चाई जियानबेन मूल रूप से स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल की समर्थक थीं। वह बेहद मजबूत था, याओ कियान से भी बुरा नहीं था। वह ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल पीक पर पहले ही पहुंच चुका था।
रैंकिंग के मामले में वह याओ कियान से ऊपर था। बाय हनमो ने गुस्से से चाई जियानबेन की ओर देखा, लेकिन जब उसने अपने बगल में ये जिवेन को देखा तो वह उदासीन लग रही थी। हर कोई थोड़ा चकित था, विशेष रूप से याओ कियान। उसने ये शिवेन को देखा। उसकी राय में ये जिवेन एक गर्म स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं था। इस समय वह बहुत शांत था। ये जिवेन को चाय जियानबेन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह केवल ये जिवेन को घूर सकता था, जिसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और फिर मैदान के केंद्र की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मैदान के बीच की स्थिति एक फिल्म की तरह थी जिसे ये जिवेन ने व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया था। ऐसा लगता था कि उन दो लोगों को ये शिवेन ने व्यवस्थित किया था। सब कुछ वैसा ही था जैसा ये कस्वेन ने भविष्यवाणी की थी। कियान यंगाओ की ताकत कमजोर नहीं थी। हालांकि ऊर्जा के उछाल के बाद वह थक गया था। फिर वह धीरे धीरे कमजोर हो गया, जैसा कि एक शिवेन ने पहले कहा था। दमन बनाए रखने का कोई उपाय नहीं था। अंत में वह शीपिंग की तलवार से हार गया। इस परिणाम को देखकर ये शिवेन अभी भी शांत दिख रही थी। चाई जियानबेन का चेहरा पीला पड़ गया था और उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। इस समय अंत में हर कोई समझ गया कि ये शिवेन ने कुछ क्यों नहीं कहा, क्योंकि कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। जरूरत ही नहीं पड़ी। यह चेहरे पर असली तमाचा था। ये जिवेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन थप्पड़ ने उन्हें अवाक कर दिया। यह चेहरे पर सबसे अच्छा तमाचा था। क्या तुम अहंकारी नहीं हो? क्या तुमने नहीं कहा कि मैं योग्य नहीं हूँ? क्या बात, क्या यह अभी भी मेरे कहे अनुसार विकसित नहीं हो रहा है? चाई जियानबेन आखिरकार समझ गई कि ये शिवेन ने अभी कुछ क्यों नहीं कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक मूक थप्पड़ था। मौन ध्वनि से बेहतर था। इस थप्पड़ से उनके चेहरे पर चोट लगी। न बोलना चेहरे पर सबसे अच्छा तमाचा था। इस समय वह केवल ये जिवेन को क्रोध भरी निगाहों से देख सकता था, जैसे कि वह किसी नश्वर शत्रु को देख रहा हो। बाय हनमो, जो ये जिवेन के बगल में थी, बेशर्मी से हंसी। वह अंगूठा दिखा रहा था, जैसे अच्छा काम करने के लिए एक शिवेन की प्रशंसा कर रहा हो। अन्य अभी भी चाई जियानबेन के चेहरे की परवाह करेंगे और जानबूझकर उनके चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारेंगे, लेकिन बाय हनमो कौन थी? उसे केवल अपनी खुशी की परवाह थी। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि चाई जियानबेन का चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि सूजा हुआ लग रहा था। इस व्यक्ति के लिए ये जिवेन केवल असहाय होकर मूल्यांकन कर सकती थी। वह वास्तव में एक मूर्ख है। कियान यंगहाओ को हराने के बाद शीपिंग ने बिना रुके एक और विशेषज्ञ की चुनौती स्वीकार कर ली। 2 ट्रांसेंडेंट रियल्म सेकंड लेवल पीक विशेषज्ञों को एक पंक्ति में हराने के बाद वह अंतिम ट्रांसेंडेंट रियल्म थर्ड लेवल विशेषज्ञ से हार गया। पूरी सभा के लिए ये मैच सिर्फ एक शुद्धावर्धक थे। इसके बाद कुछ और मैच हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया, ट्रांसेंडेंट रियल्म सेकंड लेवल के योद्धाओं ने लड़ना बंद कर दिया। वे बस दूर से देखते रहे। मुख्य विरोधियों ने उत्कृष्ट क्षेत्र 5वें स्तर के विशेषज्ञों को स्थानांतरित कर दिया था। चाई परिवार के चाई जियानमिंग यहाँ सलाह मांगने आए हैं। ये जिवेन, क्या आप में लड़ने की हिम्मत है? जैसे ही एक शिवेन ने थोड़ा ऊब महसूस किया, उसके कानों में एक कठोर आवाज आई। ये जिवेन ने बीच में खड़े नीले रंग के एक युवक को देखा। ये जिवेन को चमकदार आंखों से देख रहा था, जैसे कि उसकी निचली रेखा को चुनौती दे रहा हो। उनके अलावा कई लोगों की निगाहें भी एक झटके में उठ गईं। वे थोड़े अजीब लग रहे थे। यह व्यक्ति कौन है? मुख्य आसन पर बैठने के लिए उसके पास क्या योग्यता है? कुछ लोग ये जिवेन को जानते थे, लेकिन कुछ लोग ये जिवेन को बिल्कुल नहीं जानते थे, इसलिए वे हैरान थे। आखिरकार ये जिवेन केवल एक ट्रांसेंडेंट रियलम थर्ड लेवल विशेषज्ञ की तरह दिखती थी। उनमें से भी पारलौकिक क्षेत्र तीसरा स्तर उत्कृष्ट नहीं था। इसे केवल औसत माना जा सकता है। मुख्य सीटों में शीर्ष 100 विशेषज्ञों का उल्लेख नहीं करना। सभी ने एक शिवेन की तरफ देखा, पता नहीं वो कैसे जवाब देगा। आमतौर पर मुख्य सीटों पर बैठे विशेषज्ञ इतनी जल्दी अखाड़े में प्रवेश नहीं करते। वे सभी शीर्ष 100 में विशेषज्ञ थे और उनकी शक्ति अन्य सभी की तुलना में एक स्तर अधिक थी। यहाँ तक कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके जैसी ही पीढ़ी में नहीं थे। अगर ये लोग पहले लड़े तो बाद में इन्हें लड़ते देखने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। यह अच्छे लोगों को देखने की आदत डालने जैसा था। कौन बुरे लोगों को देखने को तैयार होगा? इसलिए चाहे वह भीड़ हो या खुद, वे बाद में लड़ने की उम्मीद करेंगे। लेकिन ये जिवेन अलग थी। बहुत से लोगों की नज़र में ये जिवेन ने अपनी ताकत साबित नहीं की थी, इसलिए कुछ लोगों के दिल में अनिवार्य रूप से कुछ असंतोष था। ये जिवेन ने एक फीकी मुस्कान के साथ चाई जियानबेन को देखा। चाई जियानमिंग ने इस समय उन्हें खुली चुनौती दी। ये जिवेन को विश्वास नहीं होगा कि चाई जियानबेन ने आग में घी डालने का काम नहीं किया। लेकिन जब से वह दरवाजे पर दस्तक देने आया था, वह इस समय कैसे डर सकता था? ये जिवेन मुस्कुराए और उठ खड़ी हुई। उस मामले में मैं तुम्हें कुछ संकेत दूंगी। हा। जैसे ही एक शिवेन ने यह कहा, बहुत से लोग हंसे बिना नहीं रह सके। चाई जियानमिंग के शब्द स्पष्ट रूप से सिर्फ विनम्र शब्द थे।
शायद वह विनम्र होना भी नहीं चाहता था। हालांकि ये जिवेन ने स्थिति का फायदा उठाया और वास्तव में उसे कुछ संकेत देना चाहा। खासकर बाय हनमो, वह हंसते हुए जमीन पर लौट रहा था। चाई जियानमिंग का चेहरा लाल हो गया था। ये शिवेन की बातों से उसका दम घुट गया। वह केवल नफरत से कह सकता था, मुझे आशा है कि आपकी ताकत आपके मुंह जितनी अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि आपकी ताकत आपके मुंह से आधी है। अभी उसने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि एक शिवेन पहले ही उठ खड़ी हुई और नीचे जमीन पर आ गई। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण छलांग थी, लेकिन ये जिवेन की हरकतें सुरुचिपूर्ण और अनर्गल थीं। यह कहा जा सकता है कि चपलता की उनकी समझ शिखर पर पहुंच गई थी। मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे पास केवल एक मौका है, ये जिवेन ने धीरे से कहा। बहुत से लोग जो ये शिवेन की ताकत को नहीं समझते थे, उनकी आंखों में इसका वर्णन करने के लिए केवल एक शब्द बचा था। यह अहंकार था। यह अहंकार से कहीं अधिक था। यह सिर्फ अहंकार ही था। किसी भी मामले में चाई जियानमिंग भी चाई परिवार की एक प्रसिद्ध प्रतिभा थी, जो चाई जियानबेन के बाद दूसरे स्थान पर थी। ये जिवेन के शब्दों में चाई जियानमिंग एक बच्चे की तरह थी। केवल एक अवसर से आपका क्या तात्पर्य है? चाई जियानमिंग को ये जिवेन की बातों से गुस्सा आ गया। वह अचानक दहाड़ा और जमीन पर पैर रख दिया। उनका फिगर एक तोप के गोले की तरह था जो एक पल में बाहर निकल गया। उसके हाथ में लंबी तलवार अचानक एक भयानक तलवार की रोशनी से फूट पड़ी। चाई जियानमिंग की ताकत वास्तव में ट्रांसेंडेंट रियलम 5th लेवल पर थी। यदि वह शीर्ष 100 सूची में था, तो वह पिछले स्कारलेट थंडर अमर से भी अधिक था। हालांकि यह सूची पिछली सूची थी, लेकिन सूची में शामिल लोगों के लिए बिल्कुल भी प्रगति नहीं करना असंभव था। हालांकि यह अभी भी देखा जा सकता है कि शीर्ष 100 सूची में अभी भी कई अशुद्धियां थीं। उदाहरण के लिए, शर्त यह थी कि गिनती करने के लिए किसी को भाग लेना था। जिन लोगों ने भाग नहीं लिया उन्हें स्वाभाविक रूप से रैंक नहीं दी जाएगी। इसलिए, हालांकि कई लोगों ने शीर्ष 100 की सूची पर ध्यान दिया, इसे केवल एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। नहीं तो हर साल इतने काले घोड़े नहीं निकलते। यहाँ तक कुछ काले घोड़े भी आसानी से शीर्ष रैंकिंग में प्रवेश कर सकते हैं। मरना। चाई जियानमिंग सीधे कट गए। भयानक तलवार का प्रभामंडल घनीभूत हो गया और तुरंत एक शिवेन के सामने आ गिरा। ये जिवेन ने अपने पैरों पर जमकर ठुमके लगाए और उसका फिगर थोड़ा हिल गया। वह भयानक स्वॉर्ड की उसकी आकृति से होकर गुजरा और आसपास के जादू पर गिर गया, तुरंत जादू पर लहरें पैदा कर रहा था। कई बार ऐसी सभाएं करने के बाद इन बाधाओं को विशेष रूप से मजबूत किया गया था। ये युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ थे, किसके पास अद्वितीय कौशल की जोड़ी नहीं थी। यदि बैरियर मजबूत नहीं किया गया होता तो इसके मौके पर ही फैलने की संभावना थी। अगर उन्हें बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी गई, तो वे पूरे सनी बांस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को फाड़ देंगे। यह चाई जियानमिंग बहुत मजबूत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ समय तक उसे न देखने के बाद उसकी ताकत इतनी मजबूत हो जाएगी। सनी बैम्बू द्वीप के कुछ विशेषज्ञों ने चाई जियानमिंग को पहचान लिया। सनी बांस द्वीप पर चाई जियानमिंग भी एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। साउथ इनिशिएट आइलैंड की तरह ही वांग मेंग्यू और वू चेनहाई शीर्ष विशेषज्ञ थे, लेकिन वांग फेउन समान रूप से प्रसिद्ध थे। उत्कृष्ट क्षेत्र 5वां स्तर। अगर वह इस बार शीर्ष 100 की सूची में भाग लेता है तो उसे जगह मिल सकती है। यह कहना मुश्किल है। शीर्ष 100 सूची पिछले सत्र से है। कोई नहीं जानता कि क्या बदलाव हुए हैं। शीर्ष 100 सूची में प्रत्येक विशेषज्ञ एक शीर्ष प्रतिभा है। कैसे वे पिछले कुछ वर्षों में कोई प्रगति नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी यह चाई जियानमिंग पहले से ही काफी चौंकाने वाली है। इस ये जिवेन ने वास्तव में कहा था कि उसके पास केवल एक ही मौका है। मुझे डर है कि इस बार वह वास्तव में अपनी जीभ काटने जा रहा है। न केवल उसने अपनी जीभ मोच ली, वह शायद अपनी जान गंवाने जा रहा है। चाई जियानमिंग की सुपर स्ट्रेंथ को देखने के बाद ज्यादातर लोगों का मानना कि चाई जियानमिंग की जीत होगी और ये जिवेन अंत में जीवित रहने में सक्षम होगी। लेकिन बहुत कम संख्या में ऐसे लोग भी थे जो अंदर की कहानी जानते थे और ये जिवेन कौन थे। उन्होंने तुरंत उपहास किया, इसका न्याय करना जल्दबाजी होगी। ये जिवेन की ताकत उनकी सोच से कहीं अधिक भयानक थी। वे शायद नहीं जानते थे कि 3 साल पहले ई यंग की मौत कैसे हुई। वह 3 साल पहले ई यंग को मारने में सक्षम था। क्या उन्होंने पिछले 3 वर्षों में कोई प्रगति नहीं की? अगर उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाए तो भी वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे। अखाड़े के बाहर के विपरीत चाई जियानमिंग, जो अखाड़े के बीच में थे, ने देखा कि ये जिवेन ने आसानी से अपनी तलवार क्यूई को चकमा दे दिया था और अचानक थोड़ा प्रतिष्ठित हो गए। ये शिवेन में कोई ताकत नहीं थी, कम से कम उसकी गति काफी तेज थी। ऐसा लग रहा था कि ये जिवेन अपनी बेहद तेज रफ्तार से ही उनके हाथों से बच निकले। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अब तेज हो गया था। हालांकि यह केवल तेज गति थी। यह उनके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। शायद वे केवल गति में अच्छे नहीं थे, लेकिन चूंकि वे इस स्तर तक साधना कर सकते थे, उनमें इतनी स्पष्ट कमजोरी कैसे हो सकती है? हालांकि चाई जियानमिंग नहीं रुके।
आक्रामक की दूसरी लहर एक पल में आ गई। भयानक कृपाण प्रकाश ने एक तूफान को फिर से बहा दिया, जिससे एक विशाल तूफान तलवार की रोशनी बन गई जो तुरंत येशिवेन की ओर बह गई। येशिवेन ने फिर भी अपने पैरों को थपथपाया और तूफान तलवार की रोशनी से बचते हुए पीछे की ओर चली गई। यह एक बच्चे को छेड़ने जैसा था। येशिवेन ने कोई चाल नहीं चली जिससे चाई जियानमिंग को दिखावा करने का मौका मिला। चाई जियानमिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। येशिवेन सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट रियल्म थर्ड लेवल था, लेकिन वो येशिवेन के साथ कुछ नहीं कर सका। येशिवेन स्पष्ट रूप से एक सामान्य व्यक्ति नहीं थी, नहीं तो वह ऐसा नहीं होता। इस समय उन्हें अपने दिल में थोड़ा पछतावा हुआ। उसे चाई जियानबेन के बहकावे में आकर येशिवेन को उकसाना नहीं चाहिए। याओ कियान ने येशिवेन को मुख्य सीट पर बैठने के लिए पहचान लिया। वह एक साधारण चरित्र कैसे हो सकता है? दुर्भाग्य से चाई जियानबेन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उन्हें इस समय इसका पछतावा नहीं होगा। येशिवेन की क्विंगगोंग आंदोलन तकनीक कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह तब तक खत्म होगी जब तक कि येशिवेन को मार दिया जाएगा। बूम! जिस स्थान पर येशिवेन मूल रूप से खड़ी थी, वह एक बड़े गहरे गड्ढे में धंसा हुआ था। प्रारंभ में जब पिछले समूह लड़े, भले ही लड़ाई भयंकर थी, बड़े पैमाने पर पूरे अखाड़े को नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन अब दोनों के बीच केवल चाई जियानमिंग ने एक चाल चली और इसने दृश्य को भारी नुकसान पहुंचाया। यह बोधगम्य था कि इस तरह की लड़ाई की ताकत उनकी कल्पना से बिल्कुल परे थी। जैसे ही येशिवेन दृढ़ खड़ा हुआ, चाई जियानमिंग पागल कुत्ते की तरह फिर से उस पर झपट पड़ी। यह एक प्रचंड तूफान की तरह था जिसमें जरा सा भी अंतराल नहीं था। उसके हाथ में लंबी तलवार ने पूरे आसमान में तलवार की रोशनी को गिरा दिया। येशिवेन को उसमें लपेट लिया। येशिवेन के आगे बढ़ने या पीछे हटने के सभी मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। चाई जियानमिंग येशिवेन को कुछ करने के लिए मजबूर कर रही थी। इस समय येशिवेन के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार यह स्थान केवल इतना बड़ा था, यह पूरी तरह से खुला स्थल नहीं था। उपस्थित विशेषज्ञों में से कौन युवा पीढ़ी का शीर्ष विशेषज्ञ नहीं था? वे आसानी से एक क्षेत्र के हमले को पूरा कर सकते थे। इसलिए इस समय गति तकनीक का प्रभाव न्यूनतम था। यह भी कारण था कि येशिवेन की फुर्ती तकनीक को महसूस करने के बाद भी चाई जियानमिंग अभी भी बहुत आश्वस्त थी, क्योंकि चपलता तकनीक चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर हिलने डुलने या चकमा देने का कोई तरीका न हो तो यह बेकार होगा। येशिवेन के हाथ में एक लौ जल उठी। यह लौ एक पल में उबल पड़ी, जिससे एक लंबी कृपाण बन गई। स्विश! येशिवेन ने आकाश में एक विशाल ज्वाला कृपाण प्रकाश खींचकर लौ लंबी कृपाण लहराए। बूम! कृपाण प्रकाश और तलवार प्रकाश आकाश में मिले और भयंकर रूप से टकरा गए। दोनों पक्षों की भयानक शक्ति मध्य हवा में पागलपन से निगल गई और फिर एक साथ मुड़ गई, जिससे दोनों दिशाओं में बहने वाली एक बड़ी सदमे की लहर बन गई। येशिवेन के कदम ने तुरंत अनगिनत लोगों को उनकी ओर प्रशंसा के साथ देखा। उपस्थित लोगों में से कौन युवा पीढ़ी का कुलीन व्यक्ति नहीं था? उनकी दृष्टि कैसे खराब हो सकती है? जैसे ही येशिवेन ने अपनी चाल चली, उन्हें तुरंत येशिवेन की भयावहता का एहसास हुआ। यह चाई जियानमिंग के अभी अभी अचानक उठाए गए कदम से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। विशेष रूप से याओ कियान, जो मुख्य सीट पर बैठे थे, भी थोड़ा हिल गए, क्योंकि होली रियल्म डवेलर्स मैंशन में समय की तुलना में येशिवेन की फ्लेम सेबर तकनीक बहुत अधिक कुशल थी और शक्ति भी बहुत अधिक थी। यह निश्चित रूप से केवल शक्ति में सुधार के कारण नहीं था। 3 साल पहले बेची गई कृपाण तकनीक के इस सेट में उन्हें महारत हासिल थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इतने कम समय में इस स्तर पर मास्टर हो सकता है। यह उसके लिए बिल्कुल अकल्पनीय था। भले ही यह केवल इंटरमीडिएट मानव स्तर था, यह अभी भी एक रैंक वाली मार्शल आर्ट थी। यह कल्पना करना मुश्किल है कि येशिवेन के पास वास्तव में इतनी ताकत है। भी एक क्षण पहले मैंने उसे लगातार चकमा देते हुए देखा तो मैंने सोचा कि उसकी फुर्ती तकनीक केवल अच्छी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसकी फुर्ती तकनीक चाई जियानमिंग की तुलना में कहीं बेहतर है। उसकी ब्लेड तकनीक को देखकर मुझे डर है कि वह चाई जियानमिंग से भी ज्यादा मजबूत है। हाँ, मैंने युवा पीढ़ी में कभी भी कृपाण उपयोगकर्ता नहीं देखा है जो कृपाण तकनीक में उसकी तुलना कर सके। येशिवेन के हमले ने तुरंत उस भीड़ को गर्म कर दिया जो चुपचाप लड़ाई देख रही थी, उबलते पानी की तरह, और तुरंत कोलाहल करने लगी। चाई जियानबेन ने देखा कि चाई जियानमिंग येशिवेन को नीचे नहीं गिरा सकती और अचानक उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। विशेष रूप से इस समय उसने आखिरकार येशिवेन की चाल देखी। वह तुरंत समझ गया कि स्वाभाविक रूप से याओ कियान के पास येशिवेन को मुख्य सीट पर बैठने की अनुमति देने के कारण थे। यह निश्चित रूप से बाई हनमो के कारण नहीं था। मुझे डर है कि यह व्यक्ति सरल नहीं है, लेकिन जो भी हो, उसने पहले ही येशिवेन को नाराज कर दिया है। इसलिए बेहतर है कि उसे मार दिया जाए। ऐसे व्यक्ति के लिए मर जाना ही अच्छा है। इस समय ई होंग ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं और येशिवेन को कातिल निगाहों से देखा। वह थोड़ा हैरान था कि कैसे येशिवेन यंग को मार सकता है।
किसी भी मामले में इयान ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल पीक में एक शीर्ष विशेषज्ञ थे। यहाँ तक याओ कियान भी उसे नहीं मार सकता था, उसके जैसे नामहीन मोहरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जब येजिवेन ने इयान का सिर काटा तो एक से अधिक लोगों ने इसे देखा। स्कारलेट थंडर इमोर्टल ने यहाँ तक दी कि येजिवेन ने इयान को मार डाला, जिससे उसे विश्वास हो गया। अब जबकि येजिवेन ने असाधारण शक्ति दिखाई जब उसने चाल चली, तो वह वास्तव में इयान को मारने वाला हो सकता है। यह सोचकर उसकी आंखों में जानलेवा इरादे पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए। बी हनहाई का चेहरा उनकी तरह ही उदास था। इस समय उसे अंत में याद आया कि बाई हनमो ने एक बार सराय में क्या कहा था। यहाँ तक अगर वह एक चाल नहीं चलता था तो एक शिवेन एक चाल चलती थी। बी हनहाई ने इस वाक्य को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार उसने येजिवेन का असली हमला नहीं देखा, इसलिए उसने नहीं सोचा कि इसमें डरने की कोई बात है। हालांकि येजिवेन के हमले ने उसे भयभीत कर दिया था। वह चुपके से अपने दिल में आनंदित हो गया। अगर उसने उस समय सराय में खुद को ऑल आउट जाने से नहीं रोका होता तो शायद वह उन दोनों के लिए एक मैच नहीं होता। लेकिन इससे पहले कि हर कोई हैरान रह पाता, चाई जियानमिंग का असली हमला आ चुका था। तलवार की रोशनी अभी अभी एक प्रारंभिक हमला था। असली हमला चाई जियानमिंग का अनुवर्ती हमला था। चाई जियानमिंग के हाथ में लंबी तलवार उसकी क्यूई द्वारा संचालित लगातार जोर से भिनभिनाती हुई आवाज करती थी। एक भयानक तलवार का प्रकाश एक पल में बह गया, आकाश में एक लंबी तलवार की रोशनी खींची और नीचे गिर गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर तलवार की रोशनी अभी तूफान की तरह थी तो उसके हाथ में तलवार की रोशनी अब सुनामी की तूफानी लहरों की तरह थी। उसने सारी बिखरी हुई शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। विनाशकारी शक्ति अभी की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी। वह अपनी पूरी ताकत से येक शिवेन से लड़ने के लिए तैयार था। भाड़ में जाओ। चाई जियानमिंग की आंखें लाल थीं। उसने उपहास किया। उसके हाथ में तलवार की रोशनी और बड़ी हो गई। तेज आभा ने लोगों की सांसें थम गईं। तलवार की गति में वृद्धि के तहत चाई जियानमिंग की आभा अधिक भयानक हो गई। उसने येजिवेन को मजबूती से बंद कर दिया, जिससे उसका बचना असंभव हो गया। इतनी भयानक तलवार की गति के सामने येक शिवेन को जरा सा भी डर नहीं था। उसके हाथ में लंबी कृपाण अधिक से अधिक तीव्रता से जल गई। भयानक तलवार की गति के तहत प्रचंड हवा ने उग्र कृपाण आभा पर लगातार ज्वाला को उड़ा दिया, मानो इसे किसी भी समय बुझाया जा सकता है। जब वह विशाल तलवार की गति कम हो गई तो येक शिवेन अंत में चले गए। उसके हाथ में लंबे कृपाण ने सीधे आग की एक राक्षसी लहर को गिरा दिया, जो तुरंत फैल गई। एक पल में मैदान में हर किसी को लग रहा था कि दुनिया में जलवाष्प एक पल में वाष्पित हो गया है। यह असामान्य रूप से शुष्क हो गया और साथ ही असामान्य रूप से गर्म हो गया। सबकी आंखों में आश्चर्य अब छुपा नहीं सकता था। यह ठीक उसी तरह था जैसे इयांग, जो बिना किसी जलवाष्प के पवित्र क्षेत्र के निवासियों की हवेली में राक्षसी लहरें उड़ा सकता था, ने सभी को चौंका दिया। सनी बैम्बू द्वीप जैसे द्वीप पर सबसे प्रचुर मात्रा में जलवाष्प था। अग्नि विशेषता मार्शल तकनीक, चाहे किसी भी प्रकार की मार्शल तकनीक हो, को दबा दिया जाएगा। हालांकि येजिवेन वास्तव में आग की ऐसी भयानक लहर को बुझा सकता था। यह आश्चर्य कैसे नहीं हो सकता। हुश! येजिवेन का शरीर एक पल में ऊपर चला गया और आश्चर्यजनक रूप से तलवार की गति की ओर बढ़ा जो नीचे गिर रही थी। उसके पीछे लंबी कृपाण ने सीधे आकाश में एक बड़ी दरार को काट दिया। सारी हवा एक झटके में कट गई। हालांकि जगह नहीं काटी गई थी, लेकिन बनाया गया शानदार दृश्य बिल्कुल भी बुरा नहीं था। बूम! तलवार की गति और उग्र कृपाण की आभा अचानक एक दूसरे से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाला विस्फोट हुआ। प्रतीत होने वाली अजेय तलवार की गति भी एक पल में येजिवेन की उग्र कृपाण आभा से अलग हो गई। एक पल के लिए भी साथ नहीं दे पाता था। इसे सीधे काट दिया गया था जैसे कि यह कागज से बना हो। तलवार की गति को काटने के बाद येजिवेन की उग्र कृपाण आभा ने उसकी गति को कम नहीं किया। यह सीधे चाई जियानमिंग पर गिरा, जिनके पास बचने का समय नहीं था। दूसरे शब्दों में, चाई जियानमिंग ने कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह निकलेगा। उसने महसूस किया कि यह झटका निश्चित रूप से येक शिवेन को मारने के लिए काफी था। उनकी ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल स्ट्रेंथ को फेक नहीं बनाया जा सकता था। उन्होंने यह भी माना कि उनमें शीर्ष 100 सूची में प्रतिस्पर्धा करने की ताकत है। येजिवेन कुछ भी नहीं थी। वह बस याओ कियान के साथ अपने रिश्ते पर भरोसा कर रहा था। हालांकि उसके पास कुछ साधन थे, यह भरोसा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन अब जब येजिवेन ने वास्तव में अपनी पूरी ताकत से हमला किया तो चाई जियानमिंग को एहसास हुआ कि वह कितना हास्यास्पद था। शुरू में उसने सोचा कि वह वास्तव में अत्याचारी पार्टी है और येक शिवेन के कमजोर सार को उजागर कर सकता है। नतीजतन स्थिति पूरी तरह से उलट गई। चाई जियानमिंग वह बन गई जो उजागर हुई थी। येजिवेन के हाथों में चाई जियानमिंग बहुत कमजोर थी। वो येजिवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। क्या यह शीर्ष 100 की सूची की ताकत है? मैं तैयार नहीं हूं।
चाई जियानमिंग की आंखें अनिच्छा से चमक उठीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उग्र कृपाण आभा उस पर गिर पड़ी थी। बूम! चाई जियानमिंग का शरीर सीधे उड़ गया। उसने एक कौर खून बहाया और बैरियर की तरफ पटक दिया। फिर वह नीचे खिसक गया। उसके मुंह का कोना खून छलकता रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ताकत ये शिवेन से इतनी अलग होगी। ये जिवेन के हाथों में वह बस कमजोर था। इस झटके ने उनके सारे आत्मविश्वास को पूरी तरह से कुचल दिया। यह उनके मार्शल आर्ट दिल का पूर्ण रूप से टूटना था। यह किसी भी गंभीर चोट से कहीं ज्यादा भयानक था। मैंने कहा कि मैंने आपको केवल एक मौका दिया। दुर्भाग्य से आप इसे समझ नहीं पाए, ये जिवेन ने धीरे से कहा। उसने चाई जियानमिंग को, जो पहले से ही विचारों में खोया हुआ था, अपने दिल में नहीं रखा। ठंडी हवा चली और सभी को अचानक अपनी पीठ पर ठिठुरन महसूस हुई, विशेष रूप से वे जो मूल रूप से इस तथ्य से बहुत असंतुष्ट थे कि ये शिवेन मुख्य सीट पर बैठने में सक्षम थी, लेकिन अब उन्होंने अचानक अपने असंतुष्ट विचारों को बुझा दिया। क्या मजाक है, सामने वाला भी एक भयंकर देवता था और शीर्ष 100 की ताकत बिल्कुल थी, एक साधारण व्यक्ति उसका विरोधी कैसे हो सकता है। घटनास्थल पर सन्नाटा पसरा रहा। केवल बाई हनमो ही वहां उत्साह से नाच रही थी, जैसे कि वह विजेता हो। इसके अलावा ये जिवेन के शरीर पर कुछ बहुत ही अमित्रतापूर्ण निगाहें भी थीं। उनकी निगाहें तलवार की तरह तेज थीं। ये भी हनहाई, ई होंग, स्कारलेट थंडर, इमोर्टल और अन्य थे। इस समय वे सभी चाहते थे कि ये शिवेन मर जाए। बच्चे, ज्यादा अहंकारी मत बनो। अगर तुमने हमारे चाय परिवार को नाराज किया है तो मैं तुम्हें सनी बैम्बू द्वीप नहीं छोड़ने दूंगी। चाई जियानबेन खड़ी हुई और ठंडेपन से बोली। उसने अपनी दुर्भावनापूर्ण नजरों से ये जिवेन की तरफ देखा। यंग मास्टर चाय, क्या आप बहुत उत्साहित नहीं हैं? यंग मास्टर, ये सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अतिथि हैं। क्या आप सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हंसी का पात्र बनाना चाहते हैं? याओ कियान ने बेहोश होकर कहा। हालांकि सनी बैम्बू द्वीप पर चाय परिवार की शक्ति कम नहीं थी, लेकिन सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्कुल भी नहीं डरता था। सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शक्ति केवल चाय परिवार से अधिक मजबूत होगी। अब ये जिवेन सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेहमान थीं। युवा विशेषज्ञों की इस सभा में भाग लेने के लिए उनके द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया था। अगर किसी व्यक्ति को घायल करने के कारण उसका शिकार किया गया तो भविष्य में कौन उसकी पार्टी में आने की हिम्मत करेगा? जैसा कि कहा जाता है, मुट्ठी और पैरों की आंखें नहीं होती हैं। ऐसी बातें असामान्य नहीं थीं। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे पूरी तरह से रोका जा सके। इसलिए स्थिति चाहे जैसी भी हो, याओ कियान को ये जिवेन की रक्षा करनी चाहिए। उसने जियानमिंग को घायल कर दिया। क्या तुमने इसे नहीं देखा? यह लानत कमीने, चाई जियानबेन ने ठंडेपन से कहा। मुट्ठी और पैरों की आंखें नहीं होती और प्रतियोगिता में चोट लगना अपरिहार्य है। मुझे मत बताओ कि तुम एक योद्धा के रूप में यह जागरूकता भी नहीं है। याओ कियान अंत तक ये जिवेन की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। उसने जानबूझकर जियानमिंग को चोट पहुंचाई। यह बिल्कुल जानबूझकर किया गया है। वह रुक सकता था, चाई जियानबेन ने गुस्से में कहा। मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा। उसकी बातें सुनकर उपस्थित बहुत से योद्धाओं की भौहें तन गईं। क्या यह कुछ ज्यादा ही दबंग नहीं था? एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में मुट्ठी और पैरों की आंखें नहीं होतीं। चोट लगना बहुत सामान्य बात थी। ऐसा कुछ होना असंभव नहीं था, विशेष रूप से उस तरह की स्थिति में। यदि वे उस स्थिति में होते तो वे निश्चित रूप से नहीं रुकते, क्योंकि यदि वे रुकते तो वे मरने वाले होते। ऐसी स्थिति में वे कैसे उदार हो सकते हैं? यह मूल रूप से तलवार और कृपाण की कोई आंख नहीं होने का मामला था, लेकिन चाई जियानमिंग ने जोर दिया। क्यों? भविष्य में चाय परिवार के योद्धाओं को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। वह थोड़ा बहुत दबंग था। इस समय सभी के दिलों में संतुलन अनिवार्य रूप से ये शिवेन के पक्ष में स्थानांतरित हो गया। यंग मास्टर चाय, याओ कियान की भौहें तनी थीं और उसका सुंदर चेहरा ठंडा था। यह चाय जियानबेन अंतहीन तंग करने की योजना बना रही थी। हालांकि अधिकांश समय वे इस तरह की सभा में द्वंद्वयुद्ध में पीछे रह जाते थे। यह अपरिहार्य था कि चोटें लगेंगी। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि उन्हें चोट नहीं पहुंचेगी। और तो और, उसने अभी अभी चाई जियानमिंग का पागलपन देखा। अगर ये शिवेन की ताकत अभी इतनी मजबूत नहीं होती तो यह सिर्फ घायल होने जितना आसान नहीं होता। शायद ये जिवेन की मौके पर ही मौत हो जाती। इसलिए उनकी राय में यह चाई जियानबेन स्वाभाविक रूप से अंतहीन रूप से परेशान करने वाली लग रही थी। जब वह बोलना जारी रखने वाली थी, तभी एक स्पष्ट आवाज आई और उसके शब्दों को बीच में ही रोक दिया। मैंने जानबूझकर आपको चोट पहुंचाई है। चाई जियानबेन, क्या आप नीचे आने और चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करती हैं? इस आवाज की मालकिन कोई और नहीं बल्कि ये जिवेन थी। ये जिवेन का चेहरा ठंडा था। उसने चाई जियानबेन को ठंडेपन से देखा। उसकी आंखें चमकीली थीं, जैसे कि वह चाई जियानबेन की हिम्मत करने या न करने का इंतजार कर रहा हो। सबकी निगाहें भी चाई जियानबेन पर टिक गईं।
हर कोई यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा, ठीक वैसे ही जैसे वे ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि यिक्शिवेन अभी कैसे प्रतिक्रिया देती है। चाई जियानबेन स्वाभाविक रूप से यिक्शिवेन की चुनौती के उद्देश्य को जानती थीं। अभी चाई जियानमिंग की चुनौती की तरह उद्देश्य बहुत सरल था। यह चाई जियानबेन के मना करने की सभी संभावनाओं को खत्म करने के लिए था। इससे भी एक बात सामने आई, यिक्शिवेन को खुद पर पूरा भरोसा था। दूसरे शब्दों में, येजिवेन की नज़र में चाई जियानबेन चॉपिंग बोर्ड पर मांस का टुकड़ा बन गई थी। कोई सस्पेंस नहीं था। यह सोचकर उसके मन में एकाएक क्रोध फूट पड़ा। चाई जियानमिंग की अभी अभी गंभीर चोट के बारे में सोचते हुए वह अब खुद को रोक नहीं सका। उसने तुरंत कहा, क्यों नहीं? चूंकि तुम जल्दी से मरना नहीं चाहते तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मूल रूप से उन्होंने वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले और येजिवेन के बीच नफरत देखी। उसने मूल रूप से दोनों पक्षों को लड़ने के लिए उकसाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब उसकी बारी होगी। चूंकि दोनों पक्षों को पहले लड़ने देना असंभव था, इसलिए वह इसे स्वयं करेगा। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? चूंकि तुम जल्दी से मरना नहीं चाहते तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे ही येजिवेन की आवाज गिरी, चाई जियानबेन अधीरता से मैदान में दौड़ पड़ी। यिक्शिवेन द्वारा भड़काए गए गुस्से ने उसे एक जानवर की तरह यिक्शिवेन को चीरने के लिए मजबूर कर दिया। उसके हाथ की लंबी तलवार एक पल में निकल गई। एक भयानक तलवार की रोशनी फूट पड़ी और यिक्शिवेन की ओर जा गिरी। वह कुछ कहना भी नहीं चाहता था और सीधे हमला कर दिया। हालांकि यह एक चुपके से किया गया हमला था, लेकिन उन दोनों के बीच बारूद की गंध पहले से ही बहुत घनी थी। इस समय वे बिल्कुल कम परवाह नहीं कर सकते थे। उसके हाथ में तलवारबाजी चाई जियानमिंग की तरह ही थी, लेकिन उसी तलवारबाजी में चाई जियानबेन के हाथों में भूकंप आने वाले बदलाव आए थे। चाई जियानबेन की ताकत चाई जियानमिंग से ज्यादा मजबूत थी। उसने उत्कृष्ट दायरे के छठे स्तर में प्रवेश किया था, जो कि येजिवेन द्वारा याओ कियान से सीखी गई जानकारी से अलग था। दूसरे शब्दों में, चाई जियानबेन ने अपनी ताकत को छुपाया। दूसरे शब्दों में, शीर्ष 100 की सूची वास्तव में अविश्वसनीय थी। जो पहले लिस्ट में थे उनमें काफी सुधार हुआ था। अगर येजिवेन नहीं होती तो शायद वो अपनी ताकत को छुपाना जारी रखता और फिर शीर्ष 100 प्रतियोगिता में सभी को विस्मित कर देता। लेकिन इस समय वह पहले से ही गुस्से में था। उसे अपनी ताकत छिपाने की जरा भी परवाह नहीं थी। केवल येजिवेन के शरीर के हजारों टुकड़े करके ही वह अपने गुस्से को शांत कर सकता था। जैसे ही तलवार दिखाई दी, आकाश और पृथ्वी तुरंत तलवार की रोशनी से भर गए। क्षण भर में सारा आकाश ढंक गया। अनगिनत तलवारों की रोशनी के बीच एक तलवार की रोशनी हवा में फैल गई। अनगिनत तलवार की रोशनी एक उन्माद में तलवार की रोशनी के चारों ओर घूमने लगी, जिससे तलवार की रोशनी का भंवर बन गया। बूम! तलवार की यह रोशनी बेईमानी से सीधे नीचे गिर गई। उसी तलवार तकनीक ने चाई जियानबेन के हाथों में एक अभूतपूर्व शक्ति का निर्माण किया। भाई, मेरा इरादा अपनी ताकत का पर्दाफाश करने का नहीं था, लेकिन तुमने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम हर चीज के लिए केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकते हो। चाई जियानबेन ने थोड़ा छुपकर कहा। वह अपनी ताकत का पर्दाफाश नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि यह उजागर हो गया है, उसे मारना चाहिए। ट्रांसेंडेंट रियलम 6 लेवल की ताकत के साथ उसके हाथों में चाहे कोई भी मार्शल आर्ट क्यों न हो, वह अकल्पनीय शक्ति का प्रयोग कर सकता था। यिक्शिवेन के पास इसका मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल ट्रांसेंडेंट रियलम 3rd लेवल था। कड़ाई से बोलते हुए, वह केवल ट्रांसेंडेंट रियलम इनिशियल था, जबकि चाई जियानबेन पहले से ही ट्रांसेंडेंट रियलम इंटरमीडिएट थी। एक मूलभूत अंतर था। चाई जियानबेन का आक्रमण ज्वार की तरह था। तलवार की आभा ने येजिवेन को सांस लेने में असमर्थ बना दिया। इसने सीधे येजिवेन के कपड़े उड़ा दिए। आग की लपटों का एक समूह येजिवेन के हाथ में तुरंत प्रज्वलित हो गया और एक लंबे ब्लेड में बदल गया। धधकती लो ब्लेड तुरंत आकाश में उड़ गई, मानो वह एक पल में आकाश से जल सकती है। तोड़ना! येजिवेन के हाथ का लंबा ब्लेड सीधे नीचे गिरा और उस व्यापक तलवार की गति से भयंकर रूप से टकराया। बूम! ये दोनों भयावह शक्तियां तुरंत ही बह गईं और आपस में भयंकर रूप से टकरा गईं। भयावह बल एक शॉकवेव में बदल गया जो हलकों में बह गया। मूल रूप से उन्हें घेरने वाली बाधा भी अस्थिरता के लक्षण दिखाने लगी। सबके चेहरे थोड़े बदले हुए थे। अगर येजिवेन की चाई जियानमिंग की हार अभी भी हर किसी की उम्मीदों के अनुरूप थी, तो येजिवेन का चाई जियानबेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना, जिसने अपनी असली ताकत का खुलासा किया था, हर किसी की उम्मीदों से परे था। यह कैसे हो सकता है? यह ठीक है अगर चाई जियानमिंग येजिवेन की विरोधी नहीं है, क्यों चाई जियानबेन अपनी असली ताकत का पर्दाफाश करने के बाद येजिवेन को हरा नहीं सकती। येजिवेन की छिपी ताकत बहुत गहरी है। यह चाई जियानबेन पहले से ही शीर्ष 100 की सूची में है और वह पहले से ही शीर्ष 50 में है। पिछली रैंकिंग के अनुसार चाई जियानबेन, जो अब उत्कृष्ट दायरे के छठे स्तर में प्रवेश कर चुकी हैं, शीर्ष 20 में भी प्रवेश कर सकती हैं। यह कैसे संभव है? पिछली रैंकिंग है।
शीर्ष 100 सूची के विशेषज्ञ सभी जीनियस हैं, कोई प्रगति कैसे नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी यह चाई जियानबेन पहले से ही काफ़ी अद्भुत है। उसने वास्तव में चुपचाप ट्रांसेंडेंट रियलम 6th लेवल में प्रवेश किया। उसकी स्थिति को देखते हुए इस साल की शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता शायद पिछले वाले की तुलना में अधिक तीव्र होगी। यह ये ज़िवेन निश्चित रूप से एक काला घोड़ा होगा। अगर वह शीर्ष 100 प्रतियोगिता में भाग ले सकता है तो मुझे डर है कि वह आसानी से बहुत उच्च रैंकिंग प्राप्त कर सकता है, किसी ने कहा। उनके लिए शीर्ष 100 सूची में प्रवेश करना पहले से ही एक बड़ा सम्मान था। हालांकि कई युवा शीर्ष विशेषज्ञों के लिए शीर्ष 100 की सूची का अधिक मूल्य नहीं था। इसे केवल एक संदर्भ के रूप में माना जा सकता है। युवा विशेषज्ञ शीर्ष 100 की सूची से कहीं अधिक थे। यदि उन विशेषज्ञों को सूची में शामिल होना था तो शीर्ष 100 सूची का स्तर सीधे एक अत्यंत उच्च स्तर तक खींच लिया जाएगा। ट्रांसेंडेंट रियलम 6th लेवल शॉर्टलिस्ट होने के योग्य भी नहीं हो सकता है। यह सिर्फ इतना था कि कई युवा विशेषज्ञ विभिन्न कारणों से, क्योंकि वे गुप्त रूप से प्रशिक्षित थे या बस इस सूची का तिरस्कार करते थे। संक्षेप में, इस सूची को केवल एक संदर्भ के रूप में माना जा सकता है। लेकिन युवा विशेषज्ञों के लिए जो हजारों या यहाँ तक हजारों गुना मजबूत थे, इस सूची में जगह बनाने में सक्षम होना पहले से ही एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। यह पूर्व शर्त है कि वह जीवित रह सकता है। उसने ई यंग को मार डाला। जब तक लुप्त होती छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले को उसकी खबर मिलती है, वे उसे जाने नहीं देंगे। जब तक वह सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरवाजे से बाहर निकलता है, मुझे डर है कि सब कुछ मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए हालांकि बहुत से लोग ये ज़िवेन की ताकत से हैरान थे, बहुत से लोग उसके बारे में आशावादी नहीं थे। द वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले की निवारक शक्ति बहुत अधिक थी। ई यंग और ई होन को केवल वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले में युवा विशेषज्ञ माना जा सकता है। कितने शीर्ष विशेषज्ञ थे यह कोई नहीं जानता था। चाई जियानबेन भी इस समय थोड़ी अचंभित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन इसे रोक देगी। हालांकि वह थोड़ा स्तब्ध था, उसकी हरकतें तेज नहीं थीं। एक और तलवार की रोशनी बाहर निकली और तुरंत एक शिवेन की तरफ तेजी से जा गिरी। जब ये ज़िवेन को मारने वाला था तो वो अचानक तलवारों की अनगिनत रोशनी में बंध गया। ये शिवेन को पूरी तरह से अपने अंदर छिपा लिया। तो ज़िवेन ने अपने हाथ में एक ज्योति उठाई। यह तुरंत एक उग्र कृपाण आभा में बदल गया और उसके पूरे शरीर को पूरी तरह से आग की लपटों से बचाते हुए बाहर निकल गया। तलवार का प्रभामंडल नीचे गिरा, लेकिन ये एक शिवेन के उग्र कृपाण प्रभामंडल को भेद नहीं सका। शायद तलवार की आभा से भरे इस आकाश में हर किसी की रक्षा करना मुश्किल था, लेकिन यह अकेले ये ज़िवेन के लिए कोई समस्या नहीं थी। थोड़ी देर के बाद तलवार की आभा से भरा आकाश बिना निशान के गायब हो गया। ये ज़िवेन ने ठंडेपन से कहा, यह तरकीब मेरे खिलाफ बेकार है। तुम्हें एक नई तरकीब अपनानी चाहिए। चाय जियानबेन थोड़ी अवाक रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन को हराने का कोई रास्ता नहीं है। ये ज़िवेन की कृपाण तकनीक का अपराध और रक्षा दोनों की सीमा तक अभ्यास किया गया था। चाहे वह कृपाण तकनीक हो या तलवार तकनीक, आमतौर पर बोलना कुछ रक्षात्मक तकनीकों को छोड़कर आक्रामक पहलू अधिक मजबूत था। कृपाण तकनीक का यह सेट स्पष्ट रूप से एक आक्रामक कृपाण तकनीक थी, लेकिन इसने ये ज़िवेन के हाथों आक्रमण और रक्षा दोनों का प्रभाव हासिल किया। यह देखा जा सकता था कि उसने सार में महारत हासिल कर ली थी। नहीं तो ऐसा नहीं होता। चूंकि आप इसे अब और नहीं कर सकते, तो मेरी बारी है। ये ज़िवेन का फिगर अचानक उछल गया और उसके हाथ की लंबी कृपाण तुरंत नीचे गिर गई। कोई बहुत फैंसी चाल नहीं थी। यह केवल एक बहुत ही साधारण स्लैश था, लेकिन स्लैश में एक अद्वितीय भयानक शक्ति थी। डांग। चाई जियानबेन को ये उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन अचानक पलटवार करेगी। उसके पास केवल अपने हाथ में लंबी तलवार लेकर ब्लॉक करने का समय था। हालांकि उन्होंने एक तेज धातु की खड़खड़ाहट सुनी। दो भयानक ताकतें आपस में टकराईं और भयंकर रूप से बह गईं। इस भयानक बल के प्रभाव में चाई जियानबेन सीधे कुछ कदम पीछे हट गई। दृढ़ रहने का कोई उपाय नहीं था। उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन की ताकत इतनी भयानक होगी। क्या वह मानव त्वचा में राक्षस है? उसका हाथ थोड़ा सुन्न था, लेकिन ये ज़िवेन का आक्रमण यहीं समाप्त नहीं हुआ। इसके बजाय उसने इस गति का फायदा उठाया और एक बार फिर उसकी ओर बमबारी की। क्योंकि कोई जटिल चाल नहीं थी, ये ज़िवेन का आक्रमण ज्वार की तरह था और लगभग कोई समय अंतराल नहीं था। यह सत्ता का शुद्ध दमन था। इसमें कुछ भी जटिल नहीं था। यह हिंसक शक्ति की लगातार बमबारी थी। बूम बूम बूम। सभी ने देखा कि चाई जियानबेन ये ज़िवेन के हिंसक हमलों के तहत लगातार पीछे हट रही थी। लगभग कोई रास्ता नहीं था और वह केवल विरोध करना जारी रख सकता था। ये ज़िवेन न केवल शक्तिशाली थी, बल्कि बहुत तेज भी थी। उसकी लगातार बमबारी के बीच लगभग कोई अंतराल नहीं था। जैसा कि कहा जाता है, गति ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे दुनिया के सभी मार्शल आर्ट में पराजित नहीं किया जा सकता था, और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे दूर नहीं किया जा सकता था।
जब किसी के पास ये दोनों होते हैं तो एक सामान्य तकनीक भी भयानक शक्ति ला सकती है। यह ठीक उसी तरह था जैसे डोंगफेंग बुबाई की कढ़ाई की सुई दुनिया के सभी अभिजात वर्ग को हरा सकती है। हे भगवान, क्या यह अभी भी वही चाय जियानबेन है जिसे हम जानते हैं? वह पूरी तरह से नुकसान में है। मैंने सोचा था कि चाई जियानबेन, जिसके पास ट्रांसेंडेंट रियल्म 6th लेवल रियल्म है, ये शीवेन को आसानी से हरा सकती है, लेकिन मुझे ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। यह अप्रत्याशित है। क्या चाई जियानबेन वास्तव में ये ज़िवेन की विरोधी नहीं है? भले ही ये ज़िवेन वास्तव में एक काला घोड़ा है, क्या यह काला घोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? बहुत से लोग अविश्वसनीय लग रहे थे और उन्हें इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि एक शिवन का शरीर एक भयानक स्तर तक पहुंच गया था, चाहे वह उसकी गति हो या उसके शरीर की ताकत। और यह ठीक इसी वजह से था कि इतनी सरल चाल एक अविश्वसनीय और भयानक शक्ति प्रदर्शित कर सकती थी। क्या यह वास्तव में खत्म हो गया है? सबके मन में बस यही सवाल रह गया था। क्या यह वास्तव में खत्म हो गया है? क्या भयानक काया है? इसे देखते ही याओ कियान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ये शिवेन द्वारा प्रदर्शित की गई काया ने उसे चौंका दिया था। भेंट किए जाने से उनका यही अर्थ था। वे आम लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। ये ज़िवेन के तूफान जैसे हमले के तहत चाई जियानबेन केवल लगातार पीछे हट सकती थी। उसके पास वापस लड़ने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। धत्तेरी की चाई जियानबेन कोसती रही। ये ज़िवेन की गति बहुत तेज थी, लेकिन उसने इसे रोकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन दर्शकों के पास वास्तव में ये ज़िवेन की शक्ति की भयावहता को समझने का कोई तरीका नहीं था। अगर उसने इसे ब्लॉक नहीं किया होता तो शायद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। ऐसी संभावना जरूर थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे एक साधारण हमले से इतना पीटा जा सकता है कि उसके पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं है। यह पता चला कि चरम पर पहुंचने पर एक साधारण चाल में ऐसी शक्ति हो सकती है। इस मामले में वो एक शिवेन से काफी कमतर था। यह कहा जाना चाहिए था कि ये ज़िवेन इस पहलू पर अभ्यास कर रहे थे जब उन्होंने अभी अभी साधना जगत में कदम रखा था। अक्सर वह सरल चालों से अपने विरोधियों को पूरी तरह से कुचल सकता था। बेशक ये कुछ ऐसा था जो ये ज़िवेन कर सकती थी। ऐसा करना आम लोगों के लिए संभव नहीं था। हरामी, चाई जियानबेन जोर से चिल्लाए। उसने कृपाण के आभामंडल को हटा दिया जिसे ये ज़िवेन ने तलवार से लॉन्च किया था। झटके से उसका हाथ थोड़ा सुन्न हो गया था। ये ज़िवेन की भयानक शक्ति इस समय पूरी तरह से परिलक्षित हो रही थी। अगर चाई जियानबेन का दायरा ये ज़िवेन से ज्यादा ऊंचा नहीं होता तो हो सकता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई होती। उसके हाथ में लंबी तलवार गूंजने लगी और उसमें से तलवार की रोशनी की एक अंतहीन धारा निकली। इसके बाद तलवार से ऊर्जा के घेरे निकले। इन हलकों के बीच एक क्रूर जानवर का सिलहूट उभरा जो पूरे क्षेत्र को दहाड़ता और हिलाता था। कुछ तमाशबीन एक झटके में उठ खड़े हुए। यह एक बीस्ट सोल तलवार है। कुछ जानकार लोगों ने इस तलवार की उत्पत्ति को पहचाना। किंवदंती है कि चाई जियानबेन ने इस बीस्ट सोल तलवार की बलिदान विधि प्राप्त की। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक बकवास अफवाह है। मुझे इसके सच होने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा मतलब बीस्ट सोल तलवार की बलिदान विधि है जो तलवार के शरीर में एकीकृत हो जाती है और जबरन तलवार की आत्मा बन जाती है। यह सही है, यह बात है। मूल रूप से यह सिर्फ एक किंवदंती थी क्योंकि वास्तव में इसे किसी ने नहीं देखा था। इसके अलावा यह विधि बड़े पैमाने पर खो गई है। कम से कम सतह पर बहुत से लोग या बल नहीं हैं जो इस विधि को जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधि को उपयोगी कहा जा सकता है, लेकिन इसे अनुपयोगी भी कहा जा सकता है। क्योंकि कितनी शक्ति लगाई जा सकती है यह कैप्चर किए गए टूल स्पिरिट की शक्ति पर निर्भर करता है। यदि यह मात्र एक सामान्य साधन आत्मा होती तो प्रभाव को कुछ नहीं से बेहतर ही माना जा सकता था। हालांकि अगर कोई एक शक्तिशाली भयंकर जानवर की आत्मा को एक टूल स्पिरिट के रूप में कैप्चर करना चाहता है तो इसे कैप्चर करने की लागत टूल स्पिरिट के मूल्य से अधिक होगी। इसलिए उन अमीर और शक्तिशाली ताकतों को छोड़कर आम लोगों ने शायद ही कभी इस पद्धति का इस्तेमाल किया हो। इसलिए यह पद्धति धीरे धीरे लुप्त हो गई। ये शिवेन ने तुरंत इस भयानक जानवर के प्रेत से आने वाले भयानक दबाव को महसूस किया। उसने भीड़ की चीखें सुनी और तुरंत ही इस बीस्ट सोल तलवार की बलिदान पद्धति को समझ गया। वास्तव में ऐसा नहीं था कि उसने इसे पहले नहीं देखा था, लेकिन उसने वास्तव में इसे देखा था। उदाहरण के लिए इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर में क्या मूल इमॉर्टल ओल्ड घोस्ट की शस्त्र आत्मा को इस तरह के शातिर तरीके का उपयोग करके जबरन एक साथ जोड़ा नहीं गया था। हालांकि यह तरीका शातिर था, लेकिन वास्तव में इसका पूरे जादू के उपकरण की वृद्धि पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। भाड़ में जाओ, चाई जियानबेन ठंडेपन से चिल्लाए। उसका चेहरा पहले से ही बहुत भद्दा था। ये शिवेन द्वारा उसे एक मृत अंत के लिए मजबूर किया गया था। न केवल उनकी मूल असली ताकत सामने आई, बल्कि ट्रम्प कार्ड भी जिसे उन्होंने मूल रूप से शीर्ष 100 प्रतियोगिता में उपयोग करने की योजना बनाई थी, अब अग्रिम रूप से उपयोग किया गया था।
हालांकि योद्धा संत सिया नहीं थे और ऐसी कोई चाल नहीं थी जो एक बार इस्तेमाल किए जाने के बाद इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। अगर ट्रम्प कार्ड दूसरों के द्वारा जाना जाता था तो प्रभाव निस्संदेह तैयार होने के बाद बहुत बुरा होगा। तुरुप के पत्तों की तरह जो येज़िवेन के पास अब था, वह भी दूसरों से सावधानी से छिपा हुआ था। यदि यह सबसे महत्वपूर्ण समय नहीं होता तो वह आमतौर पर उनका उपयोग करने पर विचार नहीं करता। अब जब उसे इस तथ्य को उजागर करने के लिए मजबूर किया गया था कि उसके हाथ में टूल स्पिरिट एक बीस्ट सोल तलवार थी, तो यह देखा जा सकता था कि वह पहले से ही हताश था। शुआ, उसके हाथ में लंबी तलवार ने मध्य हवा में एक चमकदार तलवार की रोशनी खींची और तुरंत आकाश में फैल गई। वह गरजता हुआ अशुभ जानवर तुरंत एक शिवेन की ओर झपटा। जब भयानक राक्षस भागा तो पूरा आकाश पागलों की तरह कांप रहा था, मानो कोई विशालकाय शातिर जानवर दौड़ रहा हो। जब उसके पैरों ने शून्य पर कदम रखा तो पूरे आकाश में एक भयानक झटके की लहर फैल गई और उसकी दहाड़ जंगल को हिला सकती थी। इस खूंखार जानवर को देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह ऐसा था जैसे वे कई वर्षों से बंद थे और अब जब उन्हें रिहा कर दिया गया था तो वे अंततः इसे और अधिक समय तक रोक नहीं पाए। पूरी दुनिया पर अपना गुस्सा उतारने के लिए वे अचानक भड़क उठे। यह एक ऐसा एहसास था जिससे लोग डर से कांपने लगे थे। यह निडर जानवर बहुत भयानक है। मुझे लगता है कि कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा, किसी ने मुरझाए चेहरे से कहा। शीर्ष 100 सूची में मास्टर्स की यह वास्तविक भयानक शक्ति थी। हालांकि बहुत से लोग शीर्ष 100 सूची के सम्मान की परवाह नहीं कर सकते हैं, यह परिस्थितियों में था कि उनके पास इस स्तर की ताकत थी। हालांकि अधिकांश लोग अभी भी ऐसा करने के योग्य नहीं थे। वे अपने स्वयं के बल में प्रतिभाशाली स्तर के व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन शीर्ष 100 सूची में इन लोगों की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था। यह टॉप 100 लिस्ट की असली लड़ाई थी। जो लोग शीर्ष 100 सूची में प्रवेश कर सके उनके पास कुछ अद्वितीय कौशल नहीं थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना भयानक होगा। येज़िवेन खून से लथपथ मुंह के खुलने से मछली की गंध के फटने को महसूस कर सकती थी। यह वाकई भयानक था। याओ कियान ने मैदान में येज़िवेन को देखा। वह नहीं जानती थी कि क्या वह उस विशाल जानवर के प्रेत को बुलाएगा जिसे उसने पिछली बार देखा था। हालांकि वो नहीं जानती थी कि कैसे येज़िवेन इसे पार करने में कामयाब रही, फिर भी वो अनुमान लगा सकती थी कि ये येज़िवेन के तुरुप के पत्तों में से एक होना चाहिए। हालांकि चाई जियानबेन का तुरुप का पत्ता बहुत मजबूत था और 20 सोल तलवार की शक्ति अनंत थी, वह नहीं जानती थी कि क्या यह येज़िवेन के विशाल जानवर प्रेत को दबा सकता है। आखिरकार येज़िवेन का वर्तमान क्षेत्र बहुत ही नीचा था। यदि वे एक ही दायरे में होते तो वह ऐसा कभी नहीं सोचती। यदि वे एक ही क्षेत्र में होते तो एक शिवेन को निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा होता। इस अज्ञात अशुभ जानवर के सामने येज़िवेन ने अपनी आंखें भी नहीं झपकाईं, अपने कपड़े तेज हवा में लहराते हुए। उसके दाहिने हाथ में उग्र कृपाण आभा पर धधकती लपटें लगातार खरपतवार की तरह तेज हवा से दब रही थीं। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कृपाण की उग्र आभा पर लपटें वास्तव में थोड़ी बदल गई थीं। उसमें एक फीकी बैंगनी लौ थी। अचानक येशिवेन हिल गई। उसकी आकृति एक तोप के गोले की तरह थी जो सीधे बाहर निकल रही थी। शातिर जानवर की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी और उसने येशिवेन को सीधे निगल लिया। यह देखते हुए कि येशिवेन को इस शातिर जानवर ने लगभग बिना किसी प्रतिरोध के निगल लिया था, और भी लोग सदमे में अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और अपने सामने आश्चर्यजनक दृश्य देख रहे थे। अगर यह दृश्य शुरुआत में ही दिखाई देता तो शायद सभी की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होती। आखिरकार हर किसी की राय में येशिवेन चाई जियानबेन की विरोधी नहीं थी। लेकिन अब यह अलग था। येशिवेन के तूफान जैसे हमलों के तहत चाई जियानबेन पूरी तरह से एक नुकसानदेह स्थिति में आ गई। बस एक साधारण हमले के साथ चाई जियानबेन को पूरी तरह से दबा दिया गया था, इसलिए लोगों के दिलों का संतुलन येशिवेन की तरफ झुकना शुरू हो गया। लगभग किसी ने नहीं सोचा था कि चाई जियानबेन जीत सकती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने आशावादी थे, उन्होंने केवल यही सोचा कि यह टाई हो सकता है। लेकिन जब चाई जियानबेन ने अपना अंतिम तुरुप का पत्ता त्याग दिया तो येशिवेन ने वास्तव में उसे एक ही बार में सब कुछ निगल जाने दिया। यह स्थिति क्या है? हर किसी की कल्पना में येशिवेन को इधर उधर भटकना चाहिए था, इस पशु आत्मा को नष्ट करने के अवसर की तलाश में। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही बार में निगल लिया जाएगा। हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं, मैदान के बीच में उस शातिर जानवर को देख रहे थे, यह देखने के लिए कि क्या येशिवेन मर गया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब तक थोड़ा सा मौका था, चाई जियानबेन येशिवेन को कभी जाने नहीं देगी। हा 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 हा, चाई जियानबेन हंसी जैसे कि एक ही बार में सारा अवसाद दूर हो गया हो। अचानक उनके हाव भाव में काफी बदलाव आया। उसने देखा कि उस खूंखार जानवर की छाया अचानक दर्द से चीखने लगी। एक लौ सीधे उसकी पीठ से होकर जल उठी और आसमान में जा गिरी। आग तेजी से उसकी पीठ से उसके पूरे शरीर में फैल गई और फिर उसका पूरा शरीर प्रचंड लपटों में घिरने लगा। प्रचंड आग में यह शातिर जानवर लगातार लौट रहा था और चिल्ला रहा था। यह कैसे संभव है?
चाई जियानबेन इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी पशु आत्मा कोई भौतिक इकाई नहीं थी और यह एक विशेष शातिर जानवर था। साधारण लपटें इसे बिल्कुल भी प्रज्वलित नहीं कर सकती थीं। यह कैसे संभव है? आग की लपटों में एक आकृति उसमें से कूद गई। एक चौंकाने वाली कृपाण गति के साथ यह सीधे आसमान से गिरा और चाई जियानबेन पर जमकर वार किया। बूम! हालांकि चाई जियानबेन ने इस कृपाण को अपनी तलवार से अवरुद्ध कर दिया था, फिर भी विशाल बल को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका। उसका शरीर सीधे उड़ गया। एक भूत की तरह एक आकृति ने उसका पीछा किया और फिर से अपनी कृपाण से नीचे गिरा दिया। कृपाण की गति ऊपर से नीचे की ओर जमकर गिरी। बूम! चाई जियानबेन को एक पल में जमकर पीटा गया। उसके सभी गढ़ टूट जाने के बाद वह तुरंत जमीन पर गिर गया, सीधे खेत में एक बड़ा गड्ढा तोड़ दिया। पफ! गड्ढे में चाई जियानबेन अंत में मुंह भर खून थूकने से खुद को रोक नहीं सकी। ये शिवेन के कृपाण से वह सीधे तौर पर घायल हो गया था। जानबूझकर चोट। यह जानबूझकर चोट है। ये शिवेन आसानी से चाई जियानबेन के पास आ गई और धीरे से बोली। इस समय हर कोई वास्तव में समझ गया था कि ये शिवेन ने चाई जियानबेन को नीचे आने के लिए क्यों कहा। यह पता चला कि वह यहाँ चाई जियानबेन की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या चाई जियानबेन ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि ये शिवेन ने जानबूझकर उसे चोट पहुंचाई? अब ये शिवेन ने चाई जियानबेन को कड़े तथ्यों के साथ बताया कि उसे जानबूझकर चोट पहुंचाने का क्या मतलब है। उसे तब तक मारो जब तक वह वापस नहीं लड़ सका। यह ये शिवेन की शैली थी। वह आपसे फालतू की बातें नहीं करेगा। वह आपको तब तक पीटेगा जब तक आप अपना आपा नहीं खो देते। ये शिवेन के शब्दों को सुनकर चाई जियानबेन, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी, ने मुंह से खून के छींटे सीधे बाहर निकाले। वह अत्यंत उदास था। हालांकि चोट गंभीर थी, लेकिन सामान्य तौर पर यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। इसे ठीक किया जा सकता था। हालांकि मनोवैज्ञानिक आघात से बचने का कोई उपाय नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता। चाई जियानबेन ने अभी भी अविश्वास में कहा, न केवल इसलिए कि ये शिवेन ने उसे हरा दिया, बल्कि इसलिए भी कि ये शिवेन ने अपनी 20 सोल तलवार में 20 सोल को जलाकर राख के ढेर में डाल दिया। उनकी पशु आत्मा को हजारों बार गुस्सा दिलाया गया था। हर तरह की गुप्त तकनीकें उसका तुरुप का इक्का थीं। यहाँ तक ट्रांसेंडेंट रियल्म 7th लेवल का योद्धा भी गंभीर रूप से घायल हो सकता है यदि वह सावधान नहीं होता। यह उनका ट्रम्प कार्ड था। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन की आग सब कुछ जला देगी। दूसरे शब्दों में, उसकी 20 सोल तलवार पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उसने इसकी खेती करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन अब यह एक शिवेन के हाथों नष्ट हो गया था। एक शिवेन ने उसकी ओर देखा भी नहीं। जो आग उसने पहले छोड़ी थी, वह स्वाभाविक रूप से कोई साधारण लौ नहीं थी। यदि यह केवल एक साधारण लौ होती, तो शायद उस क्रूर पशु आत्मा को कोई नुकसान पहुंचाना मुश्किल होता। इसलिए उसने कुछ समय पहले अपने वश में की गई असामान्य लौ को सीधे छोड़ दिया। हालांकि यह केवल एक छोटा सा था, इसने पूरी पशु आत्मा को सीधे राख में जला दिया। यह पहली बार था जब ये शिवेन ने स्वर्गीय ज्वाला को वश में करने के बाद उसका उपयोग किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी भयानक ताकत होगी। दरअसल उन्होंने इसके लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लिया था। चूंकि स्वर्गीय ज्वाला इस अशुभ जानवर से छुटकारा नहीं पा सकी, इसलिए उसके पास स्वाभाविक रूप से अन्य तरीके थे। हालांकि चाई जियानबेन का तुरुप का इक्का शक्तिशाली था, लेकिन ये शिवेन के लिए इससे निपटना असंभव नहीं था। ये शिवेन हर किसी की चौंकती हुई निगाहों के बीच सीधे अपनी स्थिति में लौट आया। बगल में खड़ी बाई हन्मो उत्साह से चिल्लाई, शाबाश! इस आदमी को सबक सिखाओ। देखते हैं कि यह फिर से घमंडी होने की हिम्मत करता है या नहीं। ये शिवेन की अंतिम जीत के सामने सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। यह परिणाम उनकी उम्मीदों के अनुरूप था, लेकिन यह अप्रत्याशित भी था। मूल रूप से उनकी राय में ये शिवेन, जिन्होंने एक सुपर फिजिक दिखाया था, जीतना निश्चित रूप से एक मामला था। हालांकि जब चाई जियानबेन ने 20 सोल का प्रदर्शन किया, उसके बाद भी वो ये शिवेन से हार गए, जिससे उनके लिए इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो गया। ऊंचे मंच पर याओ कियान ने चाई जियानबेन पर नजर डाली, जो पूरी तरह से स्थिर थी, और कहा, ये शिवेन इस दौर को जीतती है। जहां तक भाइयों चाई जियानबेन और चाई जियानमिंग की बात है, स्वाभाविक रूप से उनके पक्ष में परिचारक थे जो उन्हें आराम करने के लिए ले गए। हालांकि यह कहा गया था कि मुंह के और पैरों की आंखें नहीं होती। वास्तव में, क्योंकि यह सिर्फ एक बल्ला था, वे शायद ही कभी भारी वार करते थे। पिछले अधिकांश मैचों को रोक दिया गया था। भले ही वे खुद को नियंत्रित नहीं कर सके और प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाई, यह सीमित था। आखिरकार जीवन मरण का कोई झगड़ा नहीं था, इसलिए वे सब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन चाहे वो ये शिवेन और चाई जियानमिंग हो या ये शिवेन और चाई जियानबेन, वे सभी निर्दयी थे। दोनों पक्षों को अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने के लिए मजबूर कर रहे थे। यह एक असामान्य जीवन मरण की लड़ाई थी। न केवल चाई जियानबेन की 20 सोल तलवार और छिपी हुई ताकत ने सभी को हैरान कर दिया, बल्कि ये शिवेन की रहस्यमय लौ जो 20 सोल को जिंदा जला सकती थी, ने भी कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
ज्ञात हो कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। यद्यपि आत्मा सबसे कमजोर थी, वह सामान्य परिस्थितियों में थी। इस तरह की 20 सोल तलवार में 20 सोल को अनगिनत बार परिष्कृत किया गया था, इसलिए घायल होना बेहद मुश्किल था, जलने की तो बात ही छोड़िए। इसने भी कई लोगों को येक्षिवेन की ज्वाला के बारे में जानने के लिए उत्सुक कर दिया। यह कैसी लौ थी, इसकी इतनी भयानक शक्ति हो सकती है? केवल याओ कियान, क्यूई डोंग और स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल ने हल्के से महसूस किया कि बैंगनी लौ थोड़ी परिचित थी, लेकिन यह सिर्फ एक परिचित थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह ज्वाला वह ज्वाला थी जिसने उस दिन पूरे पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली को घेर लिया था। लेकिन यह बस थोड़ा जाना पहचाना था, और वे किसी भी दिशा में कभी नहीं सोचेंगे क्योंकि यह बहुत भयानक था। ये ज़िवेन न केवल जलकर मरा नहीं था, बल्कि उसने अजीब सी लौ को भी दबा दिया था। यह बिल्कुल अकल्पनीय बात थी। ये ज़िवेन ने बिना किसी लापरवाही के बड़ी सफाई से जीत हासिल की, इसलिए लोगों के पास कोई समस्या चुनने का कोई रास्ता नहीं था। यह बहुत सीधी जीत थी। यही सब कुछ था। यह बहुत आसान था। इस वजह से इसने कई बेचैन विशेषज्ञों को भी डरा दिया। इस समय उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, इसलिए येक्षिवेन सीधे अपनी स्थिति में लौट आए। इस समय कुछ ही लोगों ने उन्हें चुनौती देने का साहस किया। विशेष रूप से स्कारलेट थंडर अमर, उसका सुंदर चेहरा ठंडा था। विशेष रूप से स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल का सुंदर चेहरा ठंडा था, और उसके चेहरे पर अनिच्छा का भाव झलक रहा था। ये ज़िवेन की प्रगति उसकी अपेक्षाओं से परे थी। जब उसने पहली बार ये ज़िवेन को देखा तो उसे केवल यही लगा कि ये ज़िवेन सरल नहीं है, लेकिन बस इतना ही था। उसने केवल यह महसूस किया कि येक्षिवेन की शारीरिक साधना उथली नहीं थी। हालांकि जब उसने ये ज़िवेन को फिर से देखा तो वो ये ज़िवेन से हार गई। अगर वह तेज नहीं दौड़ती तो वो येक्षिवेन के हाथों मर जाती। तीसरी बार जब उसकी साधना में बहुत सुधार हुआ तो उसने सोचा कि वह निश्चित रूप से येक्षिवेन से निपट सकती है, लेकिन उसने एक और भयानक दृश्य देखा। ई यंग, जो उससे अधिक अत्याचारी थी, ये ज़िवेन के हाथों दुखद रूप से मर गई। और चौथी बार, जो इस बार था, उसने अपने हाथों से बदला लेने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। हर कोई जानता था कि यह सभा चाहे जैसे भी समाप्त हुई हो, चाहे कितने भी लोगों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, येक्षिवेन को पार करना बहुत मुश्किल होगा। ये ज़िवेन की ताकत शीर्ष 100 की सूची में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थी। शीर्ष 100 सूची में एक और विशेषज्ञ। मूल रूप से बहुत से लोग बाय हनमो को हेय दृष्टि से देखते थे क्योंकि उसके चारों ओर ये ज़िवेन थी। जैसा कि कहा जाता है, पंख के पक्षी एक साथ उड़ते हैं। लेकिन अब ये ज़िवेन की भयानक ताकत के कारण बहुत से लोग बाय हनमो के बारे में बहुत सोचते थे। कारण यह भी था कि एक पंख वाले पंछी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यह निश्चित रूप से एक शानदार उपलब्धि वाले अद्भुत लोगों का एक विशिष्ट उदाहरण था। ये ज़िवेन जैसे काले घोड़े की अचानक उपस्थिति के बिना पूरी सभा अपने सामान्य क्रम में लौट आई। युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों ने भी इस अवसर का लाभ उठाकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। यदि वे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं तो वे जल्द ही इस समुद्री क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाएंगे और एक शानदार प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे। हालांकि ये ज़िवेन चाई जियानमिंग और चाई जियानबेन के बीच पिछली 2 लड़ाइयों के साथ निम्नलिखित लड़ाई निस्संदेह सभी के लिए बहुत अधिक उबाऊ थी। चाहे वह तीव्रता हो या उत्तेजना की डिग्री, वह इन 2 लड़ाइयों से बहुत कम थी। लेकिन फिर भी सभी ने हौसला बढ़ाया। सबसे पहले, हालांकि ये लड़ाइयाँ ये ज़िवेन की हान से भी बदतर थीं, उनके लिए वे अभी भी बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। दूसरी बात, चाई जियानमिंग और चाई जियानबेन बंधुओं और ये ज़िवेन के अलावा अभी भी मुख्य सीटों के ऊपर कई विशेषज्ञ थे जो अभी तक सामने नहीं आए थे। हर कोई इससे भी ज्यादा रोमांचक मुकाबला देखने के लिए बेताब था। 1 दर्जन से अधिक मैचों के बाद इस समय बी हनहाई सीधे मंच पर गए। बाय हनमो और ये ज़िवेन के सामने एक झटका सहने के बाद कई लोगों ने यह सोचकर चुपके से हंसी उड़ाई कि बी हनहाई सिर्फ एक उड़ाऊ बेटा था। लेकिन जब वह मैदान में उतरे तो कई लोगों की आंखें छलक पड़ीं। उनका पहला प्रतिद्वंद्वी एक युवा ट्रांसेंडेंट रियल 3rd लेवल विशेषज्ञ था। इन युवा विशेषज्ञों में उन्हें उत्कृष्ट माना जाता था, लेकिन बी हनहाई के सामने वह बिल्कुल भी विरोधी नहीं थे। केवल एक चाल से बी हनहाई ने उसे उड़ा दिया। दूसरा विरोधी ट्रांसेंडेंट रियल 4th लेवल का विशेषज्ञ था। जब सभी ने सोचा कि यह एक कठिन लड़ाई होगी, वह एक चाल में हार गया। तीसरा प्रतिद्वंद्वी पहले से ही ट्रांसेंडेंट रियल 4th लेवल पीक था। वह ट्रांसेंडेंट रियल 5th लेवल में प्रवेश करने से थोड़ा ही दूर था। मुख्य सीट पर कुछ लोगों के अलावा उन्हें पहले से ही एक शीर्ष विशेषज्ञ माना जाता था। हालांकि वह बी हनहाई के खिलाफ एक चाल भी नहीं चला सके। बी हनहाई ने लगातार एक चाल में 3 लोगों को हराया। इससे सभी को अचानक समझ में आ गया कि उनके सामने जो बच्चा है वह भी एक बेजोड़ खलनायक है। वह निश्चित रूप से एक अच्छा लड़का नहीं था, लेकिन बाय हनमो के सामने उसकी हार हुई। यह भी उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। इस तरह की तुलना से क्या इसका मतलब यह नहीं था कि बाय हनमो की ताकत अधिक भयानक थी? उन्होंने पहले ही येक्षिवेन की ताकत देख ली थी।
हालांकि बाय हनमो ने कोई चाल नहीं चली, लेकिन बी हनहाई के माध्यम से यह थोड़ा परिलक्षित हुआ। काले घोड़े के बाद काला घोड़ा। क्या आजकल इतने काले घोड़े हैं? बहुत से लोगों ने अपने जीवन में इतने काले घोड़े भी नहीं देखे होंगे, और वे साधारण काले घोड़े नहीं थे। वे काले घोड़ों के बीच काले घोड़े हो सकते हैं। अंत में हर कोई समझ गया कि ऐसा नहीं था कि चाई जियानबेन मजबूत नहीं थी, लेकिन ये जिवेन बहुत मजबूत थी। यही कारण था कि वो एक शिवेन से हार गया था। साथ ही वे थोड़े उत्साहित भी थे। बस इस सनी बैम्बू द्वीप पर वे पहले से ही इन काले घोड़ों को देख सकते थे। अन्य जगहों के बारे में क्या? जाहिर है, इस बार की टॉप 100 प्रतियोगिता पहले से कहीं ज्यादा कड़ी थी। द्वी हानहाई ने देखा कि हर कोई चुप था और किसी ने भी उसे चुनौती देने के लिए आने की हिम्मत नहीं की। वह विजयी होकर अपनी स्थिति में लौट आया। इससे पहले वह बाय हनमो और ये जिवेन के सामने दब गए थे। इस समय अंत में उन्हें जिंदादिली का एहसास हुआ। बी हनहाई के बाद मुख्य सीटों के ऊपर के विशेषज्ञों ने अखाड़े में प्रवेश किया। बी हनहाई की तरह उन्होंने अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया। इसने वास्तव में सभी को अपने और शीर्ष 100 सूची के विशेषज्ञों के बीच के विशाल अंतर को समझा। यह निश्चित रूप से थोड़ा सा नहीं था। उनमें से सबसे कमजोर स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी को एक बड़े लाभ के साथ हरा दिया। वे हर जगह प्रसिद्ध प्रतिभाएं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ वे केवल दर्शकों के लिए कम हो सकते हैं। मुख्य सीटों के ऊपर कुछ लोगों को अपनी अतुलनीय प्रतिभा बिखेरते हुए देख सकते हैं। मुख्य सीटों द्वारा अपनी चाल चलने के बाद याओ qian अंत में कदम उठाने से खुद को रोक नहीं सका। उसका विरोधी ट्रांसेंडेंट रियलम 5th लेवल का विशेषज्ञ था जिसने अपनी ताकत को छुपाया था। हालांकि याओ qian के सामने प्रतिद्वंद्वी कुछ चालों का सामना नहीं कर सका और पूरी तरह से हार गया। हालांकि उसने केवल एक बार एक चाल चली, यह सभी के लिए पर्याप्त थी। याओ qian की ताकत अभी भी अथाह थी। बहन याओ, मैं सलाह मांगना चाहूंगी। यह कैसा रहेगा? इस समय स्कारलेट थंडर अमर अंत में चले गए। चुनौती देने वाला विरोधी कोई और नहीं बल्कि याओ qian था। याओ qian और स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल दोनों प्रसिद्ध सनी बैम्बू आइलैंड की ट्विन सुंदरियां थीं। सनी बैम्बू द्वीप पर दोनों पक्षों के कई समर्थक थे। यहां तक सनी बांस द्वीप पर पहली सुंदरता कौन थी, इस पर भी दोनों पक्षों के बीच अनगिनत संघर्ष थे। हालांकि प्रत्येक के अपने सौंदर्य मानक थे। कोई भी दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं हो सकता था। खेती के संदर्भ में याओ qian ने हमेशा स्कारलेट थंडर अमर को मजबूती से दबा दिया था। हालांकि याओ qian ने स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल को कभी पीछे नहीं छोड़ा था। दोनों पक्ष मनमुटाव में लग रहे थे। एक सुधरेगा तो दूसरा भी जल्दी ही सुधरेगा। इसलिए दोनों पक्षों के बीच वास्तविक ताकत के बारे में पूर्ण निष्कर्ष कभी नहीं निकला था। अब जबकि स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी थी, वह स्वाभाविक रूप से इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लिए न्याय और सम्मान की तलाश करना चाहती थी। स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल ने याओ qian को थोड़ा उकसावे के साथ देखा। याओ qian बस थोड़ा मुस्कुराया और कहा, बेशक, यह अच्छा है। जब वह बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वह सीधे मैदान में उतरी, उसकी आकृति लहरों पर चल रही थी। स्कारलेट थंडर अमर तुरंत नीचे चला गया। बिना किसी झिझक के उसने सीधे हवा में एक विशाल वज्रपात पकड़ा और याओ qian पर प्रहार किया। वज्रपात की तरह था, सीधे आकाश को छेदता हुआ और याओ qian पर प्रहार करता हुआ। याओ qian की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। हालांकि यह कदम एक चुपके से हमला था। सनी बांस द्वीप की जुड़वां सुंदरियों के रूप में दोनों पक्षों को एक दूसरे के बारे में असामान्य समझ रखने के लिए कहा जा सकता है। इस हमले का सामना करते हुए याओ qian बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने अपनी पीली हथेली को फैलाया और उसे चांदी सफेद दस्ताने की एक परत में लपेट दिया। उसने मौके पर बिजली की चपेट में आ गई। यह बिजली का झटका जो एक पहाड़ को विभाजित कर सकता था, वास्तव में बिना किसी कठिनाई के सीधे उसके द्वारा बुझा दिया गया था। उसकी चाल तैरते बादलों और बहते पानी की तरह सरल थी। इसके तुरंत बाद स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल ने बिजली की तरह ताड़ पर प्रहार किया। ताड़ की हवा में गड़गड़ाहट की एक बेहोश आवाज थी। गति अत्यंत तेज थी। एक पल में याओ qian के सामने विस्फोट हो गया। उस पल का फायदा उठाते हुए जब याओ qian ने बिजली पकड़ी, उसने आखिरकार अपनी चाल चली। हालांकि वे दोनों दशकों से प्रतिद्वंद्वी थे, यह पहली बार था जब वे वास्तव में लड़े थे। याओ qian की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसने तुरंत अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और एक अद्वितीय भयानक गति के साथ बाहर निकल गई। बूम! दोनों तरफ से 2 छोटे सफेद हाथ हवा में जमकर टकराए। मुट्ठी बल और हथेली बल में भयंकर टक्कर हुई और भयानक सेनाएं एक दूसरे को कुचल गईं। केंद्र के रूप में टक्कर के बिंदु के साथ एक भयानक सदमे की लहर सभी दिशाओं में बह गई। सभी दिशाओं में अनगिनत चिंगारी के साथ तेज आवाजों की एक श्रृंखला बह गई। अचानक हुए इस हमले ने कई लोगों का रंग पूरी तरह से बदल दिया, खासकर वे जो स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल और याओ qian से परिचित नहीं थे। वे इन दोनों लोगों को उनकी अद्वितीय सुंदरता के कारण जानते थे। यदि नहीं, तो युवा पीढ़ी में कई महिला विशेषज्ञ थीं।
उनमें से केवल 2 को सनी बांस द्वीप की जुड़वां सुंदरियां कैसे कहा जा सकता है? इसका मुख्य कारण यह था कि ये दोनों लोग औरों से कहीं अधिक सुंदर थे। बहुत से लोग केवल उनकी अतुलनीय सुंदरता के कारण ही उन पर प्रभाव डालते थे। हालांकि इस हमले ने उनके प्रति उनकी धारणा को पूरी तरह से बदल दिया था। न केवल उनकी ताकत उनसे कमजोर नहीं थी, बल्कि उनसे भी ज्यादा अत्याचारी थी। यह भी हनहाई के हमले से कमतर नहीं था, जिसने उन सभी को चौंका दिया था। स्कारलेट थंडर अमर को स्कारलेट थंडर गैंग, उन्नत मानव स्तर की मार्शल आर्ट, सीबरियल सेक्रेट थंडर पाम की खोई हुई तकनीक का उपयोग करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब तार तकनीक के इस सेट का अत्यधिक अभ्यास किया जाता है, तो यह पूरे समुद्र क्षेत्र को वाष्पित कर सकता है और इसे गड़गड़ाहट और बिजली के समुद्र में बदल सकता है। कुछ जानकार विशेषज्ञों ने स्कारलेट थंडर गैंग के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट के इस सेट को तुरंत पहचान लिया। यह कहा जाना चाहिए कि सनी बांस द्वीप पर पैर जमाने के लिए स्कारलेट थंडर गैंग के लिए खोई हुई तकनीकों का यह सेट अपरिहार्य था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्कारलेट थंडर इमोर्टल सीबरियल सेक्रेट थंडर पाम का उपयोग करेगा। वह वास्तव में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। हालांकि याओ qian की सिल्क ब्रेकिंग एम्परर फिस्ट कोई सामान्य खोई हुई तकनीक नहीं है। यह दिलचस्प होने जा रहा है। स्कारलेट थंडर अमर ने एक बार फिर हमला किया। कई वर्षों से अपने इस पुराने प्रतिद्वंदी को पराजित करने में सक्षम होने के कारण वह आक्रोश से भरी हुई थी। आकाश में तार की परछाइयां तुरंत गड़गड़ाहट और बिजली के बादलों में बदल गईं, जो याओ qian को पूरी तरह से ढकते हुए आसमान से फूट पड़े। सागर दफन पवित्र थंडर पाम की महारत के लिए स्कारलेट थंडर अमर बहुत ऊंचे दायरे में पहुंच गया था। उसने बचपन से ही मार्शल आर्ट के इस सेट की खेती की थी। अपनी प्रतिभा के साथ युग्मित, वह जल्दी ही एक भयानक दायरे में पहुंच गई थी। इस समय स्कारलेट थंडर इमॉर्टल के हमले का सामना करते हुए याओ qian ने बिना किसी हड़बड़ी के एक के बाद एक मुक्के मारे। प्रत्येक पंच में अधिक शक्ति नहीं लगती थी, लेकिन झटके के बाद गिरने वाली गड़गड़ाहट और बिजली आसानी से चकनाचूर हो जाती थी। आसमान में गड़गड़ाहट और बिजली याओ qian का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। याओ qian की मुट्ठी की तकनीक के सामने इसने एक सुरक्षा कवच बनाया। यह एक ही समय में तथाकथित हमला और बचाव था। याओ qian पूरी तरह से आराम में थी। यदि यह 1 साल पहले होता जब वह अभी तक पारलौकिक क्षेत्र छठे स्तर में प्रवेश नहीं करती थी, तो इस तरह का हमला उसे थोड़ी देर के लिए परेशान करने के लिए पर्याप्त होता। अब जब उसने पारलौकिक क्षेत्र छठे स्तर में प्रवेश कर लिया था, तो उसके क्षितिज ने पहले की तुलना में एक बड़ी छलांग लगा ली थी। स्कारलेट थंडर इमोर्टल की नज़र में जबरदस्त हमला इतना भयानक नहीं था। यह कहा जा सकता है कि वह इससे शांति से निपट सकती थी। हालांकि स्कारलेट थंडर इमोर्टल को यह नहीं पता था कि याओ qian ने 1 साल पहले ही उत्कृष्ट क्षेत्र छठे स्तर में प्रवेश कर लिया था। जब उसे लगा कि उसने याओ qian को पकड़ लिया है, तो वह एक बार फिर पीछे छूट गई। उपस्थित सभी लोगों ने महसूस किया कि यह बराबरी की लड़ाई थी। उपस्थित सभी लोगों ने महसूस किया कि यह समान रूप से मेल खाने वाली लड़ाई थी। केवल ये ज़िवेन ही जानती थी कि याओ qian ने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। वह जानता था कि याओ qian ने 1 साल पहले पारलौकिक क्षेत्र के छठे स्तर में प्रवेश किया था। अब वह ट्रांसेंडेंट रियल्म 6th लेवल पीक में प्रवेश कर चुकी होगी। यह असंभव नहीं था। सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे एक धनी दैत्य के लिए अनगिनत संसाधन कम समय में उसकी खेती को भयानक स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। स्कारलेट थंडर इमोर्टल के हमले को तोड़ने के बाद याओ qian जल्दी से रक्षा से अपराध की ओर मुड़ा और चिल्लाया। पृथ्वी टूटने। उसके हाथ में मुट्ठी तुरंत नाजुक उपस्थिति से मौलिक अंतर थी। उसके हाथ में मुट्ठी के दबाव ने तुरंत दुनिया पर अत्याचार किया। यह अभी लाइट फिस्ट तकनीक से बिल्कुल अलग महसूस हुआ। इसने बल के साथ ब्रेकिंग तकनीक का रास्ता अपनाया। स्कारलेट थंडर इमोर्टल चौंक गया और जल्दी से विरोध करने के लिए अपना हाथ लहराया। उसने अपने सामने वज्र जाल से भरा आकाश बिछाया, उसमें खुद को लपेट लिया। स्थिति तुरंत बदल गई। दोनों ने सीधे अपराध और बचाव के बीच स्विच किया। दोनों पक्षों ने अपनी अनूठी तकनीकों का प्रदर्शन किया। उन्हें अलग करना कठिन था। सब दंग रह गए। कुछ लोग तो दोनों की हरकतों से भी नहीं टिक सके। विशेष रूप से स्कारलेट थंडर इमोर्टल की हर चाल बिजली की तरह थी। यह बिजली की तरह तेज था। हालांकि याओ qian के पास स्कारलेट थंडर इमोर्टल की भयानक गति नहीं थी, उसके हमले की गति निश्चित रूप से धीमी नहीं थी। एक आकस्मिक चाल सीधे हवा के एक बड़े क्षेत्र को ध्वस्त कर सकती है। गति की लय पूरी तरह से उसके अपने हाथों में थी। चाहे वह हल्की हो या बल से तोड़ने की तकनीक, यह सब उसके नियंत्रण में था। इस समय मुख्य सीटों के विशेषज्ञों ने यह भी देखा कि याओ qian के सामने स्कारलेट थंडर इमोर्टल स्पष्ट रूप से संयमित था। हालांकि याओ qian ने ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल से आगे की ताकत नहीं दिखाई, लेकिन उसने अकेले अपने कौशल से स्कारलेट थंडर इमोर्टल को मजबूती से दबा दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष अभी भी समान रूप से मेल खा रहे थे, स्कारलेट थंडर इमोर्टल पहले ही हार चुका था। विशेष रूप से शिष्ट व्यक्ति शी होंगरू ने इस दृश्य को देखकर थोड़ी आह भरी। स्कारलेट थंडर इमोर्टल वास्तव में याओ qian का विरोधी नहीं था।
मौजूदा स्थिति को देखते हुए दोनों पक्षों की ताकत के बीच का अंतर थोड़ा सा नहीं था। मुझे डर है कि बहुत बड़ा गैप है, अन्यथा याओ कियान अब थोड़ी परेशानी में होगी। वह उतनी ही स्थिर नहीं होगी जितनी अब थी। उसका अपराध और बचाव संतुलित था। धत्तेरी की स्कारलेट थंडर अमर की आंखों में घृणा का एक निशान चमक उठा। वह कैसे महसूस नहीं कर सकती थी जो अखाड़े के बाहर के लोग देख सकते थे। हालांकि वह सतह पर एक नुकसान में नहीं थी, वास्तव में याओ कियान ने पूरी लय को थोड़ा थोड़ा करके पकड़ लिया था। वह थोड़ी हैरान थी कि याओ कियान ने उसे क्यों दबा दिया। दोनों पक्षों की ताकत लगभग समान लग रही थी। उसे याओ कियान से कोई भारी फायदा महसूस नहीं हुआ, लेकिन पहल करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह इस तरह नहीं चल सकती। वह निश्चित रूप से इस तरह जारी नहीं रख सकती थी। वह धीरे से चिल्लाई और आकाश में बादल तुरंत जेट काले रंग में बदलने लगे। उसके शरीर से एक प्रतापी आभा उबलने लगी। उसकी आभा के मार्गदर्शन में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गड़गड़ाहट और बिजली आकाश की ओर घनीभूत हो गई, जिससे आकाश में एक थंडर ड्रैगन बन गया। इसने वास्तव में गड़गड़ाहट और बिजली का एक समुद्र बना दिया, मानो दुनिया गुस्से में थी। यह हैरान कर देने वाला दृश्य था। थंडर ड्रैगन गर्जना और सीधे नीचे पहुंचे, लेकिन वे याओ कियान के शरीर पर नहीं पहुंचे। इसके बजाय वे सीधे स्कारलेट थंडर इम्मॉर्टल पहुंचे। बूम! कई थंडर ड्रैगन सीधे स्कारलेट थंडर इम्मॉर्टल के शरीर पर गिरे और उसके शरीर पर ड्रैगन पैटर्न के साथ थंडर कवच में उलझ गए। स्कारलेट थंडर अमर चिल्लाया और तुरंत याओ कियान पर बिजली की गति से हमला किया। अगर वह अभी बिजली की तरह तेज थी, तो वह अब बिजली की एक असली गेंद थी। स्कारलेट थंडर इम्मॉर्टल गड़गड़ाहट और बिजली की एक गेंद में लिपटा हुआ था और तुरंत याओ कियान की ओर उड़ गया। उसकी गति अत्यंत तेज थी। मुख्य शिष्यों को छोड़कर अधिकांश लोग स्कारलेट थंडर अमर की गतिविधियों को नहीं देख सके। स्कारलेट थंडर इम्मॉर्टल के हमले के सामने याओ कियान जल्दी में नहीं था। उसने एक पल में अपना हाथ उठाया और स्कारलेट थंडर इम्मॉर्टल ने उसके साथ एक समझौता किया। बूम! स्कारलेट थंडर अमर और याओ कियान की हथेलियां टकराईं। भयानक ऊर्जा एक गेंद के आकार में थी, जो बिजली की चमक और गर्जन के साथ सभी दिशाओं में फैल रही थी। यह तुरंत फट गया। क्या भयानक गति है! क्या यह स्कारलेट थंडर इम्मॉर्टल का असली ट्रम्प कार्ड है? यदि ऐसा है, तो यह वास्तव में भयानक है। जब किसी ने इस दृश्य को देखा, तो वह अचानक भयभीत हो गया। यह ऐसा था जैसे उसने सबसे भयानक राक्षस को देखा हो। ऐसी गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति के सामने यह उतना ही भयानक था जितना कि स्वर्ग का सामना करना कानून। हालांकि इस तरह के हमले ने केवल याओ कियान को अपने फिगर को स्थिर करने से पहले कुछ कदम पीछे ले जाने के लिए मजबूर किया। स्कारलेट थंडर इम्मॉर्टल ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर ली, जैसे उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। याओ कियान का पलटवार और भी तेज था। बिना किसी विराम के यह एक पल में स्कारलेट थंडर इम्मॉर्टल की ओर बढ़ गया। बूम! याओ कियान की मुट्ठी स्कारलेट थंडर इम्मॉर्टल के ड्रैगन पैटर्न कवच पर फूटी, लेकिन उसे हिलाने का कोई तरीका नहीं था। हा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। यह देखकर स्कारलेट थंडर इम्मॉर्टल जोर से हंस पड़ा। यह देखते हुए कि याओ कियान उसे हिला नहीं सकता, उसकी एकमात्र चिंता बिना किसी निशान के गायब हो गई। लगभग तुरंत ही जिस ड्रैगन पैटर्न वाले कवच पर हमला किया गया था, उससे एक विशाल ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। एक बिजली का अजगर फुसफुसाया, याओ कियान को काटकर मौत के घाट उतारना चाहता था। याओ कियान ने बस अपने पैर की उंगलियों को थपथपाया और उसका फिगर अचानक परी की तरह तैरने लगा। इस समय उसकी अभिव्यक्ति अब पहले की तरह शिथिल और शिथिल नहीं थी। उसने थोड़ा सा मुंह फेर लिया। इस समय, जब तक उसने इस तथ्य को उजागर नहीं किया कि उसने ट्रांसेंडेंट दायरे छठे स्तर में प्रवेश किया है, तब तक स्कारलेट थंडर इम्मॉर्टल के ड्रैगन पैटर्न वाले कवच को हिला पाना मुश्किल होगा। यह आक्रमण और रक्षा का संयोजन था। गड़गड़ाहट और बिजली की उत्तेजना के तहत उसकी गति अत्यंत तेज थी। इसकी कोई कमजोरी नहीं थी। हालांकि वह जानती थी कि स्कारलेट थंडर इम्मॉर्टल कभी भी इस स्थिति को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकती, लेकिन वह युद्ध को उस में नहीं खींचना चाहती थी। दूरी में ये ज़िवेन ने ऐसा दृश्य देखा और तुरंत याओ कियान के विचारों को समझ गई। ट्रांसेंडेंट रियलम 6th लेवल उसका तुरुप का इक्का था। वह बिल्कुल इसे दूसरों के सामने उजागर नहीं करना चाहती थी। यह देखकर कि याओ कियान उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, स्कारलेट थंडर इम्मॉर्टल अचानक उत्तेजित हो गया। उसने याओ कियान पर हमला करना जारी रखा। उसके लगातार हमले लगभग वायुरोधी थे। उसकी वर्तमान गति के साथ यह कहा जा सकता है कि गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति ने याओ कियान को पूरी तरह से घेर लिया। आज मैं तुम्हें हरा दूंगा, स्कारलेट थंडर अमर ने उपहास किया। उसके शरीर में ची बहुत बढ़ गई। याओ कियान को हराने की आशा ने उसे पूरी तरह उत्साहित कर दिया। बूम! स्कारलेट थंडर इम्मॉर्टल की कार्रवाई को याओ कियान ने रोक दिया था। यह केवल एक पल के लिए था। जब स्कारलेट थंडर इम्मॉर्टल एक और हमला शुरू करने वाला था, याओ कियान चला गया। रेशम तोड़ने वाले सम्राट की मुट्ठी। उसकी मुट्ठी तुरंत अनगिनत आध्यात्मिक ईथर में लिपटी हुई थी। यह आध्यात्मिक ईथर उसकी मुट्ठी पर पागलपन से घूमने लगा।
भयानक मुट्ठी बल एक सर्पिल अवस्था में दिखाई दिया और उच्च गति से घूमता हुआ दिखाई दिया। इस समय उसकी मुट्ठी एक हाई स्पीड ड्रिल बिट की तरह थी जो भयानक रोशनी के साथ फूट रही थी। बूम! उसकी मुट्ठी एक बार फिर स्कारलेट थंडर इमॉर्टल के ड्रैगन पैटर्न वाले कवच पर फूटी, लेकिन पहले के विपरीत उसकी सारी शक्ति पूरी मुट्ठी में फैल गई। पूरे ड्रैगन पैटर्न वाले कवच के लिए वास्तविक खतरा पैदा करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब यह अलग था। उसकी सारी शक्ति अब ड्रिल बिट पर घनीभूत हो गई थी जो ड्रैगन पैटर्न वाले कवच में पटक रही थी। एक पल में एक भयानक ऊर्जा उन्माद फैल गया। दो अलग अलग ताकतें अचानक एक साथ टकराईं, लेकिन याओ कीआन की मुट्ठी नहीं रुकी। यह अधिक भयानक गति से कवच में पटक दिया। दरार, दरार, दरार। ड्रैगन पैटर्न वाले कवच पर वह स्थान जहां याओ कीआन की ड्रिल जैसी क्यूई शक्ति का विस्फोट हुआ था, वह केंद्र था। एक मकड़ी के जाले की तरह दरारें तुरंत दिखाई दीं, जो पूरे ड्रैगन पैटर्न वाले कवच को घनी तरह से ढंक रही थी। टकराना! पूरा ड्रैगन पैटर्न वाला कवच एक पल में बिखर गया और खुल गया। याओ कीआन की गति कम नहीं हुई। उसने सीधे स्कारलेट थंडर अमर की छाती पर मुक्का मारा। पफ! स्कारलेट थंडर इमॉर्टल ने मुंह से खून की थूक निकाली जैसे कि उसे कोई भारी झटका लगा हो। उसका शरीर सीधे उड़ गया। उसकी आंखें अभी भी अविश्वास से भरी थीं। जिस ड्रैगन पैटर्न वाले कवच पर उसे गर्व था, वह इस तरह टूट गया था। उसके ड्रैगन पैटर्न वाले कवच ने उसे सिर से पांव तक ढक दिया था, इसलिए उसके शरीर पर एक भी दोष नहीं था। यदि कोई दोष था तो यह होगा कि उसके पूरे शरीर में शक्ति का वितरण हो गया था। लेकिन वास्तव में अगर एक बिंदु पर हमला किया गया था तो उसके शरीर के अन्य हिस्से जल्दी से उसका समर्थन कर सकते थे। तो वास्तव में सतह को एक बिंदु से तोड़ने का कोई तथाकथित दोष नहीं था। दूसरे शब्दों में, इस कथन का आधार एक ऐसी शक्ति का सामना नहीं करना था जो उस सीमा से अधिक हो जो कवच स्वयं एक पल में झेल सके। लेकिन स्कारलेट थंडर इमॉर्टल ने अब इसका सामना किया। हालांकि याओ कीआन ने केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल पीक की शक्ति प्रदर्शित की, उसने चतुराई से ड्रिल की शक्ति का उपयोग सीधे अपने ड्रैगन पैटर्न वाले कवच को तोड़ने के लिए किया। लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। स्कारलेट थंडर अमर केवल ड्रैगन पैटर्न वाले कवच को टूटते हुए देख सकता था। इस समय वह केवल याओ कीआन को नाराजगी के साथ देख सकती थी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। स्कारलेट थंडर इमॉर्टल ने इसके बारे में कई वर्षों तक सोचा था। वह हर बार याओ कीआन से पीछे रहीं। यह उसके लिए लगभग एक राक्षस बाधा जैसा था। यह आमतौर पर एक बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में यह निश्चित रूप से एक राक्षस बाधा थी। इस बार उसने अंततः इस तथ्य का लाभ उठाने का अवसर जब्त कर लिया कि दोनों पक्ष एक ही दायरे में थे। वह याओ कीआन को चुनौती दे सकती थी और एक झटके में इस दानव बाधा को खत्म कर सकती थी। कौन जानता था कि यह इस तरह खत्म हो जाएगा। वे समान शक्ति वाले एक ही क्षेत्र में थे। स्कारलेट थंडर अमर हार गया था। स्कारलेट थंडर इमॉर्टल याओ कीआन की ताकत को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कुतिया, कुतिया, हर बात में मुझे क्यों दबाना पड़ता है? क्यों, क्यों? स्कारलेट थंडर अमर की आंखें अधिक से अधिक क्रोधित हो गईं, मानो वह एक हड्डी गहरे दुश्मन को देख रही हो। नहीं, यह हड्डी गहरा दुश्मन था। वह इस व्यक्ति द्वारा सैकड़ों वर्षों से दबाई गई थी। ऐसी भावना कल्पना करने योग्य थी। हालांकि वास्तव में भयानक बात यह नहीं थी। यह तालिकाओं को पलटने की निराशा थी। उसने अतीत में इसे बहुत गहराई से महसूस नहीं किया होगा, लेकिन इस बार वह याओ कीआन से पूरी तरह से नफरत करती थी। इस समय उसने अपनी जीत की घोषणा करने के लिए याओ कीआन की प्रतीक्षा नहीं की। वह डगमगाते हुए जमीन से उठी और बाहर चली गई। वह थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन किसी ने उस पर हंसने की हिम्मत नहीं की। सभी ने अभी अभी उसकी ताकत देखी। वह शीर्ष 100 सूची में एक सच्ची विशेषज्ञ थीं। यह भी कहा जा सकता है कि मुख्य सीट पर बैठे लोगों को छोड़कर उनकी ताकत सभी उपस्थित लोगों को साफ करने के लिए पर्याप्त थी। कई लोगों की राय में वह सम्मानपूर्वक हार गई क्योंकि इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी याओ कीआन था। ऐसा नहीं था कि वो कमजोर थी, लेकिन याओ कीआन बहुत मजबूत थी। याओ कीआन इतनी मजबूत थी कि कोई भी उसकी असली ताकत नहीं जानता था। यह सबसे भयानक बात थी। स्कारलेट थंडर अमर छुट्टी देखकर याओ कीआन ने उसे नहीं रोका। कोई अतिरिक्त अपमान नहीं था क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वह विजेता थी और यही काफी था। विशेष रूप से मुख्य सीट पर बैठे विशेषज्ञ, वे सभी याओ कीआन को देख रहे थे। नीचे के लोगों के विपरीत जिन्हें केवल कुछ संदेह थे, वे लगभग निश्चित थे कि याओ कीआन ने कुछ ताकत छिपाई होगी। अन्यथा वह इतनी आसानी से स्कारलेट थंडर इमॉर्टल को नहीं हरा पाती। इस वजह से किसी ने भी आयोजक याओ कीआन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। शुरू में वे याओ कीआन की प्रतिष्ठा के कारण भाग लेने आए थे, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि याओ कीआन, जो मूल रूप से सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, के पास अकल्पनीय ताकत थी। अद्भुत, ये ज़िवेन ने चुपके से प्रशंसा की। यह याओ कीआन की ताकत नहीं थी, बल्कि उसका युद्ध कौशल था। यही वह था जिसकी वह वास्तव में प्रशंसा करता था।
शक्ति का विकास किया जा सकता था, लेकिन साधना के माध्यम से युद्ध कौशल में सुधार नहीं किया जा सकता था। तड़के और तड़के के अलावा कोई केवल प्रतिभा पर भरोसा कर सकता था। ये ज़िवेन की तरह उसने मौत के जबड़े से बचने के लिए हजारों बार तड़के पर भरोसा किया था और इस तरह के अंतर्ज्ञान और वृत्ति को विकसित किया था। लेकिन याओ qian ने लगभग एक पल में ड्रैगन पैटर्न वाले कवच को तोड़ने का एक तरीका खोज लिया। इतनी गति धीमी नहीं थी। अगर यह ये ज़िवेन होता तो शायद वह इसे इस तरह से क्रैक नहीं करता। इसके बजाय वह इसे सीधे हिंसा से तोड़ देगा। उन्होंने सब कुछ हल करने के लिए सबसे सरल तरीके की वकालत की, लेकिन यह उन्हें याओ qian के लड़ाकू ज्ञान की प्रशंसा करने से नहीं रोक पाया। बेशक, मेरी बड़ी बहन याओ कौन है? वह मेरी बड़ी बहन है। बाई हनमो ने अपने बगल में ये ज़िवेन की गुप्त प्रशंसा सुनी। वह अचानक हंसा और गर्व से बोला। ये ज़िवेन को नहीं पता था कि वह याओ qian की प्रशंसा कर रहा था, खुद की या दोनों की। भाई मगरमच्छ, मैं इस बार यहाँ ज्यादातर तुम्हारे लिए आया हूँ। क्या तुम लड़ने की हिम्मत करते हो? अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो बीचेन के बारे में सब कुछ हमारे दो कुलों के बीच लिखा जाएगा। कैसा रहेगा? इस समय बी लिक्सुआन खड़े हुए और कहा, भाई मगरमच्छ, मैं इस बार यहाँ ज्यादातर तुम्हारे लिए आया हूँ। क्या आप लड़ने की हिम्मत करते हैं? अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो बीचेन के बारे में सब कुछ हमारे दो कुलों के बीच लिखा जाएगा। कैसा रहेगा? इस समय बी लिक्सुआन ने खड़े होकर कहा। बी लिक्सुआन ने ई होंग को बेहोशी से देखा और कहा। हालांकि वह इस बार बी चेन के मामले में आया था, लेकिन उसे खबर मिली कि बी चेन मर चुका है। यह सच था। न केवल वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले ने ऐसा कहा, बल्कि उनके अंदरूनी सूत्र को भी यही खबर मिली। इसका मतलब यह था कि यह सच था। यदि बी चेन अभी भी जीवित होता तो जेड शैडो सी स्नैक कबीला वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले को उसे सौंपने के लिए मजबूर कर देता, भले ही उन्हें पूरे कबीले की ताकत खर्च करनी पड़े। हालांकि चूंकि बी चेन मर चुका था, कोई भी मृत व्यक्ति के लिए लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के साथ नहीं रहना चाहता था। यह इसके लायक बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं? बस इतना है कि आपके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। ई होंग ने सिर हिलाया और थोड़े झटके के बाद मान गया। उसका अपना गौरव था। उन्होंने एक चुनौती के सामने खुद को पीछे हटने नहीं दिया। और यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की समस्या को हल करने के लिए था। अब जब बी चेन मर चुका था तो उसके लिए जेड शैडो सी स्नैक क्लान के साथ वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले को बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरे पास जीतने का मौका है या नहीं, हमें लड़ाई के बाद पता चलेगा, बी लिक्सुआन ने बेहोश होकर कहा। चूंकि आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। ई होंग ने सिर हिलाया। थोड़ी ठंडी निगाहों से एक दूसरे को देखते हुए दोनों आकृतियां सीधे मैदान में कूद गईं। भले ही यह कबीले की बात ना हो, ऐसे विशेषज्ञ का सामना करना यह बेचने लायक था। दोनों पक्षों ने अपनी क्यूई को एक पल में जारी कर दिया। यह ऐसा था मानो वे उसी समय अपनी ची को मुक्त करने के लिए तैयार हो गए हों। दो भयानक ची हवा में एक दूसरे से टकराए। क्यूई द्वारा ऊपर लाई गई हवा में लगातार टकराने लगी, जिससे तेज भेदी आवाजें निकलीं। उन दोनों ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक ही बार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ये ज़िवेन की आंखों में अकथनीय झटके के निशान चमक उठे। ये दोनों ट्रांसेंडेंट रियल्म 6th लेवल पीक थे। वे अभी अभी चाय जियानबेन से भी ज्यादा मजबूत थे। ऐसा लगता है कि दोनों ने बहुत पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी। उन्हें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। दोनों के बीच औरास की लड़ाई अभी भी धीमी गति से जारी थी। हालांकि बी लिक्सुआन पहले व्यक्ति थे जो इसे अब और नहीं रोक सकते थे। उनके हाथ में छोटा कृपाण एक पल में लॉन्च किया गया था। यह हरे रंग की रोशनी खींचते हुए विशाल आकाश को काटता है। यह बिजली की तरह तेज था। ई होंग की ओर विस्फोट कर रहा था। उसकी गति बहुत तेज थी और लगभग सन्नाटा था। जेड ग्रीन डैगर द्वारा बनाई गई लहरें उसके जाने के काफी समय बाद ही फूट पड़ीं, जिससे बड़ी मात्रा में चक्रवात बह गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कितना तेज था। ई होंग की प्रतिक्रिया की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसके हाथों में अचानक स्टील के दो जोड़े पंजे आ गए। पंजों पर उनमें जटिल और रहस्यमयी धाराएं बहती थीं। स्टील के पंजे के इन दो जोड़े से एक खतरनाक आभा निकली। हुश! ई होंग बस हवा में पकड़ लिया। आकाश में एक हिंसक उतार चढ़ाव पैदा कर रहा है। यह हवा के झोंके में बह गया और सीधे बी लिक्सुआन की ओर चला गया। टकराना! बाई लिक्सुआन की छोटी कृपाण और हवा का ब्लेड आसमान में जमकर टकराया। बी लिक्सुआन के हाथ में छोटे कृपाण की धार अकल्पनीय थी। इसने हवा के ब्लेड को एक पल में काट दिया, लेकिन आंदोलन में थोड़ी देरी हुई। यह वह प्रभाव था जो ई होंग चाहता था। उसके स्टील के पंजों के पास टूटे हुए ब्लेड को पकड़ने और ब्लॉक करने का भी समय था। डांग! तेज धातु की ट्रिल ध्वनि थी। भयानक प्रभाव सीधे सदमे की लहर में बदल गया, जो सभी दिशाओं में फैल गया। इस असीम हवा के प्रवाह में बी लिक्सुआन के हमले की अगली लहर लगभग बिना किसी अंतराल के आई। छोटा कृपाण फिर से ऊपर चला गया, सीधे ई होंग के चेहरे में घुस गया।
कितनी तेज रफ्तार! यहाँ तक कि होंग भी थोड़ा चौंक गया था। उनके शिष्य थोड़े सिकुड़े, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया की गति धीमी नहीं थी। दूसरा स्टील का पंजा लहराया और बगल से बह गया। अगर बी लिक्सुआन ने चकमा नहीं दिया तो वह मौके पर ही आधा कट जाएगा। बी लिक्सुआन ही पहले चकमा दे सका, अन्यथा वह वास्तव में कमर के आधे हिस्से में कट सकता है। बी लिक्सुआन के वार से बचने के बाद ईहोन का पलटवार एक छाया की तरह पीछा करता था। यह टासल हड्डी में कीड़ा जैसा था। उसकी ठंडी आवाज तुरंत बी लिक्सुआन के कानों तक पहुंची। मैंने कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। उसके हाथ में फौलाद का पंजा एक अतुलनीय जोरदार ची लिए हुए था। इसने विशाल आकाश को फाड़ डाला और एक शानदार रोशनी को बुझा दिया। इसने तुरंत बी लिक्सुआन को पकड़ लिया जैसे कि यह आकाश को फाड़ सकता है। उनकी गति अत्यंत तेज थी, लगभग बिजली की तरह। उसने बी लिक्सुआन की बांह पकड़ ली। बी लिक्सुआन की बांह की रक्षा करने वाली ची तुरंत कुचल गई और हिंसक हवा चली। लेकिन बी लिक्सुआन की गति तेज थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने इस घातक आघात को टाला। हालांकि उसकी पूरी बाजू फटी हुई थी। उसकी आंखें अचानक गरिमा में हो गईं। ईहोन के साथ लड़ाई जीवन और मृत्यु की लड़ाई की तरह थी। जरा सी चूक से उसकी मौके पर ही मौत हो सकती है। हालांकि उनका मानना कि ईहोन उसे नहीं मारेंगे, गंभीर चोटें अपरिहार्य थीं। कई मानव विशेषज्ञ बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे क्योंकि दोनों पक्ष मनुष्य नहीं थे। तो उनके लिए यह एक वास्तविक कुत्ता खाओ कुत्ते की स्थिति थी। वैसे भी उनकी नज़र में ये सी रेस विशेषज्ञ सभी एक जैसे थे। वे उन सभी के मरने का इंतजार नहीं कर सकते थे। ये जिवेन ने बी लिक्सुआन पर नजर डाली, अपना सिर हिलाया और चुपके से कहा, नहीं भाई, ये क्यों नहीं? तुम किसे कह रहे हो नहीं कर सकते? बाय हनमो ने ये जिवेन को उत्सुकता से देखा। अभी अभी ये जिवेन की सफल भविष्यवाणी के बाद से वह हर दौर में ये जिवेन का मूल्यांकन करने के लिए उत्सुक था। वह असामान्य रूप से उत्साहित होंगे। शुरू से ही उसने देख लिया था कि येशिवेन की तुलना में उसकी ताकत खराब नहीं हो सकती है। हालांकि वास्तव में जब युद्ध के अनुभव की बात आई तो उसकी तुलना येशिवेन से नहीं की जा सकती थी। तथाकथित दृष्टि अंतर्ज्ञान के अलावा युद्ध के अनुभव में अधिक महत्वपूर्ण थी। यदि किसी के पास पर्याप्त युद्ध का अनुभव नहीं था और उसने सभी प्रकार के शत्रुओं से लड़ाई की थी, तो वह स्थिति का सही आंकलन कैसे कर सकता था? इस संबंध में ये जिवेन को एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। उनका मुकाबला अनुभव असामान्य रूप से समृद्ध था। वह सभी प्रकार के शत्रुओं से लड़ चुका था, इसलिए वह आसानी से विभिन्न प्रकार के शत्रुओं की ताकत या कमजोरियों का अंदाजा लगा सकता था। चूंकि बाय हनमो ने इसे सुना, ये जिवेन ने जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं की, मुझे डर है कि बी लिक्सुआन ईहोन के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। आपको कैसे मालूम? बाय हनमो से पूछा। हालांकि बी लिक्सुआन को अभी लड़ाई में एक छोटा सा नुकसान उठाना पड़ा, यह कुछ भी नहीं था। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। क्योंकि बी लिक्सुआन की युद्ध शैली गति और आश्चर्यजनक हमलों में अच्छी है, ईहोन का सामना करते समय वह नुकसान में है, ये जिवेन ने कहा। दूसरे शब्दों में, बी लिक्सुआन की युद्ध शैली कुछ हद तक एक हत्यारे के समान थी। अगर उसने अचानक हमला किया तो उसके जीतने का मौका हो सकता है। हालांकि आमने सामने की लड़ाई में अगर वही ईहोन जैसे मजबूत भौतिक शरीर वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है तो यह भयानक होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि बी लिक्सुआन की युद्ध शैली वास्तव में ईहोन के समान थी। यह ईहोन की शैली से भी अधिक मजबूत थी। पहले चाई जियानबेन को हराने का तरीका वास्तव में वही तरीका था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि कोई रास्ता नहीं था। उदाहरण के लिए, यदि ये जिवेन बच निकलता तो ईहोन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आखिरकार ये जिवेन की ताकत अत्याचारी थी और उसकी गति तेज थी। आखिर वह अकेला ही था। हालांकि बी लिक्सुआन ने आमने सामने लड़ने का फैसला किया जिसमें वह सबसे कम अच्छे थे। यह कहा जा सकता है कि वह परेशानी के लिए पूछ रहा था। अगर दोनों को मौत से लड़ना पड़ा तो परिणाम अभी भी अज्ञात था। हालांकि अगर यह सिर्फ एक द्वंद्व होता तो बी लिक्सुआन ईहोन के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते थे। अगर यह जारी रहा तो बी लिक्सुआन की हार केवल कुछ समय की बात है, ये जिवेन ने धीरे से कहा। इस बार ये जिवेन के विश्लेषण को सुनने के बाद कई लोगों ने उससे पहले की तरह सवाल नहीं किया। पिछली लड़ाई में येशिवेन की ताकत को हर कोई पहले ही पहचान चुका था। हालांकि अब भी कुछ लोग ऐसे थे जो उन पर शक करेंगे, लेकिन किसी ने उनके सामने इसे उठाने की हिम्मत नहीं की। बेशक यह पूर्व शर्त थी कि येशिवेन की भविष्यवाणी सटीक थी, नहीं तो कोई सामने आकर उसके मुंह पर तमाचा मारने को तैयार होगा। हालांकि वास्तव में चीजें वैसी ही थीं जैसी येशिवेन ने उम्मीद की थी। पूरा दृश्य बी लिक्सुआन के प्रतिकूल था। जब उसने अपना आश्चर्य और गति खो दी तो ईहोन के हमलों की श्रृंखला ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। विरोध करने का कोई उपाय ही नहीं था। आप मेरे विरोधी नहीं होंगे। ईहोन ने बी लिक्सुआन की जगह को लगातार निचोड़ा जिससे बी लिक्सुआन की ताकत न्यूनतम हो गई।
युद्धाभ्यास के लिए पर्याप्त जगह के बिना बिलिक्सुआन का खतरा बहुत कम हो गया था। वह केवल ईहोन के हमले का लगातार विरोध कर सकता था। यदि यह वास्तविक जीवन और मृत्यु की लड़ाई होती तो बिलिक्सुआन हार नहीं सकते थे। हालांकि इस संकीर्ण स्थान में इसने उनके प्रदर्शन को पूरी तरह से सीमित कर दिया। ईहोन ने बिलिक्सुआन को फिर से एक मृत अंत में मजबूर करने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के बस हार मान ली। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता थी, मौत से लड़ने की जरूरत नहीं थी। सभी में फिर से खलबली मच गई। यह केवल इसलिए नहीं था क्योंकि ईहोन ने बिलिक्सुआन को आसानी से हरा दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा एकस्वेन की भविष्यवाणी थी। बिलिक्सुआन को हार माननी पड़ी क्योंकि वही होन के लिए कुछ नहीं कर सका जैसा कि येज़िवेन ने उम्मीद की थी। इसी बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंका दिया। यदि येशिवेन उनकी जीत या हार की भविष्यवाणी कर सकती है तो यह ठीक रहेगा। आखिरकार ऐसा लग रहा था कि येशिवेन की ताकत उनसे कहीं अधिक थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वही होंग और बिलिक्सुआन की लड़ाई के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकता था। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि येशिवेन के लिए फैसला करना कोई मुश्किल काम नहीं था। यदि यह जीवन या मृत्यु की लड़ाई होती तो वह ऐसा जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते क्योंकि हर किसी का अपना अनूठा कौशल होता। जब तक ताकत में भारी असमानता नहीं होती तब तक उनके तुरुप के पत्ते प्रकट करने से पहले लड़ाई के परिणाम का न्याय करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर यह सिर्फ एक प्रतियोगिता थी तो परिणाम निस्संदेह बहुत आसान था। चूंकि तुम नीचे आ गई हो तो ऊपर मत जाओ। येशिवेन, क्या तुम नीचे आकर लड़ने की हिम्मत करती हो? ईहोन के शब्द सीधे येशिवेन के कानों में पड़े। येशिवेन को पता था कि इस बार वो इससे बच नहीं सकता था। इसके अलावा वह छिपाना नहीं चाहता था। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के मामले को आखिरकार सुलझाना पड़ा। हालांकि इसे पूरी तरह से सुलझाना असंभव था, फिर भी इसमें देरी करने का कोई उपाय नहीं था। बिली हुआन के साथ अभी अभी हुई लड़ाई की तुलना में उसके शरीर से एक पूरी तरह से अलग आभा निकली थी जिसने येशिवेन को पूरी तरह से ढक दिया था। सभी अचानक घबरा गए। इस बिंदु पर येशिवेन और वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के बीच शिकायतें पहले से ही प्रसिद्ध थीं। ईहोन का हमला इस बार बिली जुबान के साथ पिछली लड़ाई जितना सरल नहीं होगा। वह निश्चित रूप से येशिवेन को मारने की पूरी कोशिश करेगा। येशिवेन को बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर आते देख ईहोन ने ठंडेपन से कहा, बेहतर होगा कि तुम अपने आखिरी शब्द जल्दी से कह दो। तुम्हें बाद में मौका नहीं मिलेगा। ईहोन का इसे छुपाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन येशिवेन के पास कोई बदलाव नहीं था। उन्होंने बहुत पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी। उसकी आंखें मारने के इरादे से टिमटिमा रही थीं। मेरे आखिरी शब्द कहो, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है, येशिवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अभिमानी, ईहोन ने सिर्फ ठंडेपन से कहा। उसके पैर अचानक उछले और उसका फिगर सीधे उड़ गया। एक भारी तोप के गोले की तरह वह एक पल में नीचे गिर गया। तेज 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 शारीरिक शक्ति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले योद्धाओं में ईहोन की गति चरम पर थी। उनका भौतिक शरीर अत्याचारी था, लेकिन यह एक जन्मजात प्रतिभा से अधिक था। उनकी गति प्राप्त हो गई थी, अतः उनकी गति और भौतिक शरीर अत्यंत प्रबल था। विशाल पंजा एक पल में बाहर पहुंचा, येशिवेन को मारने के लिए आसमान से गिरा। हालांकि उसकी गति बहुत तेज थी, यह स्पष्ट था कि येशिवेन की गति और भी तेज थी। उसके हाथ की लौ जल उठी और एक लंबी ब्लेड में बदल गई। यह तुरंत बह गया और सीधे उस स्टील के पंजे की ओर कट गया जो उसे पकड़ने आ रहा था। कृपाण आभा और स्टील का पंजा विशाल आकाश को एक पल में फाड़ देता है और मध्य हवा में भयंकर रूप से टकरा जाता है। बूम! यह ऐसा था जैसे कुछ गिर गया हो और पूरी हवा एक पल में फट गई हो। प्रकाश की दो भयानक किरणें एक दूसरे से भयंकर रूप से टकराईं, जिससे एक गोलाकार ऊर्जा का गोला बन गया जो तुरंत फट गया और सभी दिशाओं में बह गया। ईहोन थोड़ा हैरान हुआ। उसकी गति काफी तेज थी। यहाँ तक एक साधारण उत्कृष्ट दायरे के छठे स्तर के विशेषज्ञ को भी उसके अचानक हमले से मौत के घाट उतार दिया जा सकता है। येशिवेन ने न केवल हमले को चकमा दिया, बल्कि उसने प्रतिक्रिया भी दी। उसके लिए यह पूरी तरह से अप्रत्याशित कुछ था। यह उस समय से बिल्कुल अलग था जब उन्होंने बिली हुआन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बिली हुआन की गति बहुत तेज थी, उससे भी तेज। हालांकि चाई जियानबेन की गति पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उन्हें बिली हुआन द्वारा नहीं मारा गया था। हालांकि उसके सामने येशिवेन, उसकी राय में, एक अत्याचारी भौतिक शरीर होना चाहिए। पहले की तरह उसने चाई जियानबेन को हिंसक शक्ति और सरल चाल से आसानी से दबा दिया। हालांकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन की गति उसकी ताकत से ज्यादा भयानक होगी। उसकी आंखों में एक गरिमापूर्ण रूप चमक उठा। येशिवेन से निपटना उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। हालांकि उनकी हिचकिचाहट केवल एक पल के लिए ही रही। एक पल में उसके हाथ में स्टील के पंजे ने एक बार फिर येशिवेन की ओर पकड़ लिया। अपनी 5 अंगुलियों के नियंत्रण में उसने तुरंत आकाश को पकड़ लिया और एक भयानक वायु प्रवाह बनाया जो नीचे बह गया।
यह अभी अभी एक आश्चर्यजनक हमला था। ये जिवेन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह ई होंग ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। जेड ब्रेकिंग दानव पंजा, ई होंग चिल्लाया। उसका पूरा शरीर जमीन से उठ गया। आकाश में उसके हाथ तुरंत बढ़े। अनगिनत ची उसमें उलझ गई। दोनों हाथों पर स्टील के पंजे से जेड रंग की परतें निकल रही थीं और उन्होंने एक शिवेन पर वार किया। पंजा तकनीक का यह सेट बहुत अच्छा था। ये जिवेन जिन लोगों को जानते थे उनमें पंजा तकनीक की उपलब्धियों के मामले में किसी की भी उनसे तुलना नहीं की जा सकती थी। हालांकि ये शिवेन की प्रतिक्रिया तेज थी। वह पहले ही प्रतिक्रिया कर चुका था। ये जीवेन का बायां हाथ अचानक आग की लपटों से जलने लगा, एक लंबी कृपाण में बदल गया। दो लंबे कृपाणों ने आकाश में एक क्रॉस आकार दिखाया। उन्होंने जेड ब्रेकिंग दानव पंजा को छापते हुए तुरंत एक क्रॉस फ्लेम स्लैश को काट दिया। बूम! पंजा प्रकाश और कृपाण प्रकाश भयंकर रूप से टकराए और वे एक दूसरे से ऑफसेट हो गए। भयानक शक्ति शीघ्र ही सभी दिशाओं में फैल गई। यदि ये जिवेन और चाई जियानबेन के बीच की पिछली लड़ाई ने केवल आसपास के सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेषज्ञों द्वारा स्थापित बाधा को हिलाने के संकेत दिए, तो दोनों के बीच की मौजूदा लड़ाई ने पूरी तरह से बिखरने के संकेत दिए। अभी अभी जब ई होंग और बी लिक्सुआन लड़े, हालांकि ये जिवेन, चाई जियानमिंग और चाई जियानबेन लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी ताकत वापस पकड़ ली। वे फायदा उठाने से बचने के लिए बिल्कुल भी बाहर नहीं गए। इसलिए सुरक्षा कवच ज्यादा मजबूत नजर आया। हालांकि ये जिवेन और ई होंग के अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बाद सुरक्षा कवच थोड़ा कमजोर लग रहा था। इस समय याओकियान ने लड़ाई के दौरान जगह को नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा कवच को जल्दी से मजबूत किया। आपकी ताकत अच्छी है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह सब है, तो आप गलत हैं। ई होंग ने उपहास किया। उसका शरीर शक्तिशाली ची से फूट पड़ा। अनगिनत जलवाष्प तुरंत एक राक्षसी लहर के रूप में लिपटे हुए थे। यह पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली से अलग था जहां पानी नहीं था। सनी बांस द्वीप पर यह समुद्र से बहुत दूर नहीं था, इसलिए वह आसानी से एक राक्षसी लहर बना सकता था। ई होंग लहर पर खड़ा था, असामान्य रूप से ठंडी निगाहों से एक शिवेन को घूर रहा था। कितना भयानक ई होंग है। जब उसने अभी भी लिक्सुआन के साथ लड़ाई की, तो मुझे डर है कि दोनों में से किसी ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इस बार मुझे डर है कि एक शिवेन को भुगतना पड़ेगा। वह जल जनजाति का एक प्राकृतिक जन्म सदस्य है। जलवाष्प से भरे ऐसे वातावरण में उसकी लड़ने की ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। यही कारण है कि हमारी मानव जनजाति वास्तव में अंतहीन समुद्री क्षेत्र में पैर जमाने में सक्षम नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतहीन समुद्री क्षेत्र समुद्री जनजाति के लिए वास्तव में बहुत अच्छा है। बहुत से लोग ये शिवेन के बारे में चिंता करने लगे। ई होंग की तुलना में वे अपने हमवतन ये जिवेन की मदद करने के लिए अधिक इच्छुक थे। ई होंग सब बाहर चला गया। ट्रांसेंडेंट रियल्म 6th लेवल पीक की ताकत में वृद्धि जारी रही। ऐसा लग रहा था कि वह अभी सीमा तक नहीं पहुंचा था। उसकी शक्ति के निरंतर बढ़ने से आसपास का जलवाष्प भी बढ़ता गया। ये जिवेन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ ई होंग को देखा। उसके शरीर में छिपी एक अजीब सी लौ तुरंत एक शिवेन के पूरे शरीर में फैल गई। फिर केंद्र के रूप में उनके शरीर के साथ यह तुरंत सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे आग का समुद्र बन गया। जैसा कि कहा जाता है, पानी और आग निर्मम थे। यह पानी और आग के बीच सबसे तीव्र टकराव था। क्या चल रहा है? हालांकि यह लौ बड़ी नहीं दिखती है, यह सीधे आग की दीवार बनाती है, जिससे राक्षसी लहरों को लुढ़कने से रोका जा सकता है। क्या यह उस तरह की लौ की तरह नहीं दिखता है जो तब दिखाई दी थी जब एक शिवेन ने चाई जियानबेन को अभी अभी हराया था? हाँ, यह इस तरह की लौ है। यह अफसोस की बात है कि मैंने इस तरह की लौ पहले कभी नहीं देखी। इस दुनिया में हजारों लपटें हैं। यहाँ तक आग के पूर्वज फीनिक्स कबीले सभी लपटों को पूरी तरह से नहीं पहचान सकते हैं। यह दिलचस्प होने वाला है। यह निश्चित रूप से एक तरफा स्थिति नहीं होने जा रही है। ई होंग हैरान नहीं था। दरअसल वह इंतजार कर रहा था। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे ये जिवेन ने पहले चाई जियानबेन को हराया था। हालांकि चाई जियानबेन अपने दिल में उल्लेख के लायक नहीं थी, फिर भी वो ये जिवेन को कभी कम नहीं आंकेगा क्योंकि उसने ये सिवेन को मारने का मन बना लिया था। चूंकि वह जानता था कि एक शिवन के पास इतना तुरुप का इक्का है, तो वह बिल्कुल तैयार कैसे नहीं हो सकता था। यह थोड़ा दिलचस्प है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके पास किस तरह की लौ है। मेरे बेहद ठंडे भारी पानी के सामने कोई लौ नहीं जल सकती है। ई होंग के चेहरे पर थोड़ी क्रूर मुस्कान दिखाई दी। विशाल लहरों की परतें येक शिवेन पर बमबारी करती रहीं। पानी की हर बूंद पानी की तलवार में बदल गई। ये जीवेन की आग की दीवार से टकराए। यह आपदा बिल्कुल ये कस्वेन की लंबी स्कर्ट के घेरे की तरह थी। वह जिधर से गुजरती, सब कुछ आग की लपटों में घिर जाता। लपटें भी इससे अछूती नहीं रहीं। लपटें पानी की सतह पर जल गईं, लेकिन यह पानी की सतह से नहीं जल सकीं। इसके बजाय इसने आकाश को भरने वाले विशाल भेड़ियों को सीधे वाष्पित कर दिया। ये जिवेन के लिए यह भी एक बहुत ही अप्रत्याशित बात थी। बेहद ठंडा भारी पानी साधारण पानी नहीं लगता था।
हालांकि येशिवेन इस समय इतनी परवाह नहीं कर सकती थी। उसके हाथ में फिर से उग्र लंबी कृपाण दिखाई दी। उनका फिगर एक पल में सीधे ईहोंग की ओर बढ़ा, लेकिन उन्होंने पाया कि जब उन्होंने पानी की सतह पर कदम रखा तो उनकी गति बहुत धीमी हो गई। जल्द ही उसने पाया कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी गति धीमी थी, बल्कि इसलिए कि पानी बहुत अजीब था। जब उसने पानी की सतह पर कदम रखा तो उसने महसूस किया कि एक विशाल चूषण उसे मजबूती से चूस रहा है। हा, यह मेरा भारी जल क्षेत्र है। यह सबसे मजबूत तुरुप का इक्का भी है जिसे मैंने समझा है। मैंने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। इस भारी जल क्षेत्र के नीचे मरना आपके लिए सम्मान की बात है। ईहोंग जोर से हंसा। जैसे ही उसने अपना हाथ लहराया, आकाश में भारी पानी तुरंत एक विशाल पंजे में बदल गया जिसने येजिवेन को पकड़ लिया। येजिवेन ने जमकर अपने पैरों पर मुहर लगाई और उसका फिगर तेजी से एक उन्माद में पीछे की ओर दौड़ा। उस विशाल पंजे ने उसे नहीं पकड़ा, लेकिन वह डटा रहा और सीधे उसे फिर से पकड़ लिया। भारी जल क्षेत्र, क्या यह वह डोमेन है जिसे केवल कानून घोषणा क्षेत्र ही समझ सकता है? किसी ने इस भारी जल क्षेत्र को देखा और तुरंत चिल्लाया, हिस, अगर ऐसा है तो येशिवेन बिना किसी संदेह के हार जाएगी। लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे का डोमेन लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के विशेषज्ञों द्वारा दुनिया को समझने और दुनिया के नियमों का अनुकरण करने के बाद बनाई गई एक छोटी सी दुनिया है। इस छोटी सी दुनिया में यह पूरी तरह से उनका घरेलू मैदान है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वह ईश्वर है, वह स्वर्ग है, वह नियम है, वह सब कुछ बनाता है, इसलिए वह भी सब कुछ का मालिक है और सब कुछ नियंत्रित करता है। लेकिन क्या यह ऐसी क्षमता नहीं है जो केवल ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञों के पास है?